नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की क्लास नंबर अपनी 17 है और स्कूल मैनेजमेंट की आज की अपनी अंतिम क्लास है। जो भी टॉपिक हमने 16 क्लास के अंदर जितने भी पढ़े थे, आप उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन वहीं से डिट्टो छपेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे 8 क्वेश्चन आए, चाहे 10 क्वेश्चन आए, किसी प्रकार क्वेश्चन आए। बात करें आरटी एक्ट 2009 की, तो इसके अंदर बात करें तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी अपनी, उसके अंदर 5 क्वेश्चन अपने आरटी से पूछे गए थे। लेकिन इस पैटर्न का हमें पता नहीं सामान्य शिक्षा विभाग का, तो कम से कम मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो इस क्लास से उठेंगे। तो ये पक्का मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन किस क्लास से उठने वाले हैं, तो अपने इस क्लास से उठने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इस क्लास के अंदर थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन आपको धैर्य से सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपके पास नोट्स हैं, नोट्स आपके पास है, तो क्या करना है, केवल आपको धैर्य से सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और साथ साथ के अंदर आपको मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें याद करनी है। बाकी बात रहती है धारा की। धारा कोई कहते हैं स्टूडेंट की याद नहीं होती है, याद होगी, बिल्कुल होगी। क्रम से अगर याद करोगे कि इसके बाद क्या है, एक लिंक सिस्टम से सेट करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगी। आज आपको केवल करना क्या, आपको केवल यहाँ पे देखना है और अपने कान खुले रखने हैं, यानी किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने जो ईयरफोन है वो कान के अंदर डाल लेना और उसके बाद में सुनना है। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे। ठीक है, अब बात करते हैं सीधी सी, जो क्वेश्चन आएंगे वहां से ही बात करेंगे। इसके अलावा जो भी चर्चा होगी इसके बारे में थोड़ी सी बहुत नॉर्मल चर्चा करेंगे, इसके अलावा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक फ्लो के अंदर चलेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन आपको केवल सुनना है और कुछ नहीं करना है। तारतम्यता अपनी बनी रहेगी साथ साथ के अंदर। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही क्या कर सकती है, इसके अंदर नियम व कानून बना सकती है। तो शिक्षा क्या होगी, एक समवर्ती सूची का विषय। ये पहले भी हमने पढ़ चुका है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क करने की मांग। ये बात देखो कि विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क, अपने को पता है जो आरटी एक्ट है तो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो निःशुल्क शिक्षा मतलब एक शिक्षा को सबसे पहले निःशुल्क करने की मांग किसने की थी, तो ये बात करते हैं कि विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क करने की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले गोखले ने द्वारा 1910 में की गई थी। यानी कि जो अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेज सरकार थी अपने भारत के अंदर, उस समय की बात की जा रही है कि 1910 में बात की जा रही है। इन्होंने ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली के अंदर, कौन सी ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए बिल पेश किया। क्या किया? बिल पेश किया। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, 1910 में किया, जिसे गोखले बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोखले बिल भी कहा जाता है। यह बिल खारिज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि सबसे पहले किसने मांग की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, 1910 में की थी। कहां पर की थी? केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली के अंदर की थी, जिसको क्या कहा जाता है? गोखले बिल कहा जाता है। लेकिन यह क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। बस इतनी सी बात है। आगे देखो, आगे गांधी जी ने 1937 में वृद्धा सम्मेलन, कौन सा? वृद्धा सम्मेलन में निःशुल्क शिक्षा के तहत बुनियादी शिक्षा या मूल शिक्षा की बात पर जोर दिया। तो गांधी जी ने कब दिया? 1937 के अंदर वर्धा सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर किस पर जोर दिया था? बुनियादी शिक्षा या फिर कह सकते हैं मूल शिक्षा, यानी कि जो बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है, बेसिक शिक्षा जी की बात कर रहे हैं गांधी जी। यानी कि जो मूल शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, नागरिकों को समझ होनी चाहिए, बच्चों को समझ होनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। कौन कर रहे हैं? गांधी जी कर रहे हैं। 1937 की बात है। आगे देखो, 1950 में भारत आजाद हो चुका है, उसके बाद की बात है ये कि 1950 में संविधान लागू होने के साथ शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। किसका विषय बनाया गया? केवल राज्य सूची का विषय बनाया गया। और इसी के तहत नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या रहेगा? प्रयासरत रहेगा। यानी वह प्रयास करेगा, केवल क्या करेगा? बच्चे जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या करेगा? वह शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये कौन सी सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय था सबसे पहले। फिर उसके बाद बात करें तो इसके अंदर इसी के तहत नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 के अनुच्छेद 45 की बात की जा रही है। कौन सी बात की जा रही है? इसके बाद में संशोधन हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाग 4 के अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया कि राज्य 6 से 14 तक की आयु के बच्चों के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए। क्या करेगा? प्रयासरत रहेगा। यानी यहां पर केवल और केवल प्रयास की बात की जा रही है। ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राधाकृष्ण आयोग राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया गया? स्मृति सूची में शामिल कर दिया गया। यहां पर पॉइंट जो टॉप ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा स्मृति सूची का विषय कब बना? तो अपने 1976 का जो अधिनियम है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया गया? स्मृति सूची के अंदर, जिसके अंदर नियम कौन बना सकते हैं? अपनी केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर भी इसमें क्या बना सकती है? नियम। यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और उसके अंदर संशोधन करके राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके आयोग के? तो राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर। फिर बात करते हैं 1992 में यूएनओ द्वारा बाल अधिकारी चार्टर, कौन सा बाल अधिकारी चार्टर घोषित किया गया? इसमें 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। ये यूएनओ क्या कर रहा है? यूएनओ 18 वर्ष तक की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। 18 वर्ष तक की, भारत के अंदर 6 से 14 जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी बात की जा रही है। यहां पर 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, यानी कक्षा 1 से 12। मतलब बात करें अगर भारत के 18 वर्ष की आयु तक के 1 से 12 तक की होती है, ठीक है, 1 से 12 जो क्लास होती है उसके तहत होती है। फिर बात करते हैं तपस मजूमदार समिति। तपस मजूमदार समिति 1999, इस समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किसने सिफारिश की थी? तो ये की थी तपस मजूमदार समिति ने की थी। तपस मजूमदार समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 21A में क्या जोड़ा जाए? निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा जाए। तो इसी के तहत क्या हुआ? आपका संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अब संशोधन कौन सा हुआ था वो देखते हैं अपने। अब बात करते हैं ये जो डायग्राम बनाया गया है ये इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। तो ये देख लो ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये 86वां संविधान संशोधन है और ये 2002 में किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात की जा रही है अपनी। किसकी बात की जा रही है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यहां पे देख लो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की जा रही है। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A को जोड़कर, अनुच्छेद 21 को क्या गया? 21A को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 तो था ही, लेकिन उसके अंदर ए जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, ठीक है। 21A को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। क्या किया गया? मौलिक अधिकार। शिक्षा को क्या किया गया? मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किसमें? 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके अंदर। फिर बात करते हैं, यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यहां पर किसी प्रकार के प्रयास करने की बात नहीं कही जा रही है। यहां पर तो उपलब्ध करवानी ही है। आपको क्या करना है? यानी शिक्षा उपलब्ध करवानी है। फिर बात करते हैं, ये तो आगे 21A की बात, आगे 21A की बात, आगे किसकी बात? आगे भाग 3 के जो मौलिक अधिकारों की बात आ रही है 21A के अंदर। इसके अंदर जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? कि निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया, ठीक है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे उनको क्या करवानी है? निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी है। बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 क्या कह रहा है? भाग 4 के अनुच्छेद, भाग 4 के अनुच्छेद 45, अनुच्छेद कौन सा? 45, नीति निर्देशक तत्व में प्रारंभिक शिक्षा संबंधी उपबंध हटाया गया। अब बात की जा रही थी, अपने देखा होगा किसकी बात की जा रही थी? हाँ एक सेकेंड, इसके अंदर भाग 4 के अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि राज्य 6 से 14 तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहेगा। ये 1950 वाली बात की जा रही है। यानी जो संविधान लागू हुआ था उस समय, तो उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत थी चीज। लेकिन 21A के अंदर क्या जोड़ दिया गया आपका? 21A के अंदर आपको मौलिक अधिकार के रूप में आपको निःशुल्क शिक्षा के रूप में जोड़ दिया। लेकिन वो चीज थी उसको क्या किया गया? उसको हटाया गया, प्रारंभिक शिक्षा संबंधी उपबंध हटाया गया। लेकिन बात की क्या की गई? इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब देखो ये क्या चीज है। अब उसके अंदर तो अनुच्छेद 45 के अंदर जो भी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी उपबंध थे, जिसके अंदर बात की जा रही कि जो राज्य सरकारें क्या करेगी? जो राज्य सरकारें इसके लिए प्रयासरत रहेगी निःशुल्क देने के अंदर, ठीक है, उसको क्या कर दिया? उसको हटाकर इस 21A के अंदर जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। उसको क्या कर दी? मान्यता दी गई। यानी कि आपको मौलिक अधिकार है, ये शिक्षा क्या है? अपना अधिकार है। और राज्य सरकारें, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं सरकारें क्या करेगी? उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। ये क्या है? अधिकार के तौर पे आ गया, अनिवार्य। लेकिन जो अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45 के अंदर तो वो उपबंध हटा दिया गया क्योंकि वो 21A के अंदर चला गया।
और मौलिक अधिकार के रूप में आ गया। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के अंदर अंतर होता है थोड़ा, क्योंकि अधिकार अपने हक की बात करता है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 45 के अंदर क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 45 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कर दिया गया कि ये प्रारंभिक शिक्षा उपबंध तो हटा दिया गया, लेकिन यह प्रावधान किया कि 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। जो क्लास 1 से पहले की बात की जा रही है, जो आंगनवाड़ी शिक्षा की बात की जा रही है, उसका उपबंध किसके अंदर जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जोड़ा गया। अब बात करते हैं फिर भाग 4 क। भाग 4 क क्या कह रहा है, इसके अंदर बात की जा रही है कि अनुच्छेद 51 क, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत बात की जा रही है, जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। कौन सा शामिल किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इसमें माता पिता, अभिभावक, संरक्षक का यह कर्तव्य कि निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा के अवसर प्रदान कौन करेगा, शिक्षा के अवसर तो प्रदान माता पिता ही करेंगे, संरक्षक ही करेंगे, अभिभावक ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पकड़ के रख ले, घर पे बिठा ले तो अवसर प्रदान नहीं करेंगे, वो तो फिर तो हो जाएगा, जोर जबरदस्ती हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, माता पिता, संरक्षक, जो भी अभिभावक है, आप बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेंगे, उसको स्कूल भेजेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपका मौलिक कर्तव्य बनता है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको क्या भेजना है, बच्चे को स्कूल भेजना है और उसको शिक्षा दिलवानी है। और शिक्षा देने का काम सरकारें करेगी, यानी स्कूल्स करेंगे। आपको करना क्या है, उनको एक मार्ग देना है, उनको रास्ता देना है, अवसर प्रदान करना है। बस इतनी सी बात की जा रही है इस भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंदर। अब तीनों चीज समझ में आ गई। इसके अंदर मौलिक अधिकार से संबंधित आ गया, इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंदर जो पहले बात की जा रही निःशुल्क शिक्षा की, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसको मौलिक अधिकार के अंदर शामिल कर लिया गया। और इसके अंदर जो भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, यानी आंगनवाड़ी जो शिक्षा है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर आती है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसका है, केवल स्कूल्स और केवल सरकारों का थोड़ी है। सरकार का ये कर्तव्य थोड़ी है कि हाँ हम पढ़ाएंगे। माता पिता का तो कुछ कर्तव्य बनता है, स्कूल तक भेजेंगे तो माता पिता है ना, तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि यह कि बच्चों को क्या करना है, आपको स्कूल भेजना है और उनको अवसर प्रदान करना है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और शानदार तरीके से आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। बस यहां से चीज समझ में आ गई तो आगे चीजें और आसान हो जाएगी। आगे देखो, आगे है आरटी की रूपरेखा। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात की जा रही है। ये इसकी रूपरेखा क्या है, तो राज्यसभा में पारित, सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। कब हुआ था, 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा के अंदर पारित हो गया था। फिर बात करते हैं लोकसभा में पारित। लोकसभा में पारित बाद में हुआ था, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। यह ध्यान रखना, पहले लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, पहले राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। फिर बात करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को क्या कर दिया गया, इसको पारित कर दिया गया 4 अगस्त 2009 को। फिर है राष्ट्रपति। अब दोनों यानी दोनों सभाएं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद में कहां पर आई गई आपकी राष्ट्रपति की बात, और राष्ट्रपति ने क्या दे दी, मंजूरी दे दी। तो राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी हस्ताक्षर सहित, यानी हस्ताक्षर ही करता है, ऐसा तो नहीं है कि सीधी मंजूरी दे दी, हस्ताक्षर सहित मंजूरी दी जाती है। तो हस्ताक्षर सहित वो कब दी गई, 26 अगस्त 2009 को, यानी 4 अगस्त के बाद 26 अगस्त को क्या दी गई, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त। ठीक है, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त, ध्यान रखना तीनों डेट। 20 जुलाई पहले, फिर 4 अगस्त, फिर 26 अगस्त। 20 4 26, 20 4 26, ऐसे अगर ध्यान रखोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जुलाई की बात की जा रही है। ठीक है, फिर अगस्त, फिर अगस्त। ठीक है, 20 4 26 ध्यान में आ जाएगा। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, ये ध्यान रखना, पहले राज्यसभा में हुआ था फिर लोकसभा में हुआ था, लोकसभा मत कर देना। फिर आती है राष्ट्रपति की बात। राष्ट्रपति कौन थी उस वक्त, तो हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ये क्या थी हमारी उस समय महामहिम यानी कि राष्ट्रपति थी। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या थे उस समय, प्रधानमंत्री थे। और एमएचआरडी मंत्री, यानी कि वर्तमान का जो शिक्षा मंत्रालय हो, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय है उस समय क्या कहलाता था, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो मानव विकास मंत्री कौन थे, तो वो थे कपिल सिब्बल थे। तो ये थोड़ी सी डाटा है ये, और कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। ये तीनों डेट याद रखनी है आपको। बाकी तो राष्ट्रपति कौन थी और प्रधानमंत्री कौन थे, एमएचआरडी मंत्री कौन थे, ये तो अपने आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं लागू कब हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को।
यानी जो आरटी एक्ट 2009 है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2009 मत कर देना, 1 अप्रैल 2010 है। आरटी एक्ट 2009 तो उसका नाम है, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन नो क्यों है? क्योंकि उस समय पारित हो गया था, इस कारण से, ठीक है, मंजूरी मिल गई थी 2009 के अंदर। तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण भारत के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। फिर बात करते हैं अपने 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जम्मू कश्मीर में कब किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया आपका 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। फिर बात करते हैं राजस्थान में आरटी। राजस्थान में आरटी, राजस्थान में आरटी क्या है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 29 मार्च 2011 को एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि एक समवर्ती सूची का विषय है क्या? जो आपकी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसके अंदर केंद्र भी नियम बना सकती है और मतलब केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो संशोधन करना पड़ा किसको? राजस्थान सरकार को, क्योंकि पृष्ठभूमि पूरे देश से मिलती जुलती तो है नहीं भारत की, और मतलब जो पूरा भारत है अन्य राज्यों से पृष्ठभूमि भारत राजस्थान की थोड़ी मिलती है। यानी इस कारण से कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ा। किस कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर संशोधन पारित कब किया गया? तो 29 मार्च 2011 को एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया और राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2011 को। इस आरटी एक्ट को लागू कर दिया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। तो बात की जाए 1 अप्रैल 2000 पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के अंदर, मतलब उस समय भी राजस्थान के अंदर लागू हो गया था, लेकिन जो संशोधन पारित करने के बाद जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2011 को हुआ था। अब राजस्थान में इसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। राजस्थान में नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। यहां पे नियम नाम आएगा, अधिनियम नाम नहीं आएगा। यहां पर केवल क्या नाम आएगा? नियम नाम आएगा, अधिनियम नाम नहीं आएगा। और 2011, तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। फिर बात करते हैं भारत शिक्षा, कि भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया? 135वां देश है। ध्यान रखना कि भारत मौलिक अधिकार के रूप में किसको किया गया? शिक्षा को। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला 135वां देश बन गया। यानी कि उससे पहले भी कितने देशों ने इसको मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को किया था? तो 134 देश पहले थे और 135वां अपना भारत था। फिर बात करते हैं आरटी 2009 की संरचना। अब इसके अंदर संरचना क्या है? कुल अध्याय कितने हैं ये देखने हैं आपको। कुल अध्याय कितने हैं अगर उसकी बात की जाए तो कुल अध्याय 7 हैं और सातों के सातों अध्याय आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अध्याय हैं। कुल धाराएं 38 है। मूल जो आरटी एक्ट 2009 जो मूल था, मूल में तो 38 धाराएं थे, लेकिन वर्तमान में हो गई ये 39। वर्तमान में कितनी है? 39 है। तो मूल की बात की जाए तो 38 होगी, टोटल की बात की जाए तो 39 होगी। ठीक है, वर्तमान में 39 है, लेकिन मूल जो आपका आरटी एक्ट था जिस समय ये लागू हुआ था उस समय 38 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 39 है। फिर अनुसूची कितनी है? एक ही अनुसूची है। सबसे बड़ा अध्याय, चौथा अध्याय सबसे बड़ा है, जिसके अंदर 12 से लेकर 28 धाराएं क्या है इसके अंदर शामिल है। सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? पहला ही होगा, क्योंकि इसके अंदर पहली और दूसरी धाराएं हैं, इस कारण से। फिर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की बात की जा रही है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा जिसके अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे आ जाएंगे, कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चे, यानी 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चे भी इसके अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। अगर बात की जाए सामान्य बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, लेकिन दिव्यांग बच्चे होंगे उसको 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको क्या किया गया? इसके अंदर शामिल किया गया है। ये चीजें आगे। कुल अध्याय कितने? 7 हैं। वो कौन कौन से बात करेंगे। फिर देखते हैं कि कुल धाराएं 38 है। जो मूल आरटी एक्ट है उसके अंदर 38 है, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया? एक बढ़ा दी गई, 39 है। वो क्यों बढ़ाई गई वो भी बात करेंगे। अनुसूची एक ही है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा ये पूछा जा सकता है, तो चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, जो आपके विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, और पहला अध्याय आपके नाम से संबंधित है। ठीक है, इस कारण से ये पहला अध्याय आ जाएगा, प्रारंभिक है। जो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की बात की जा रही है, जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8, और 6 से 14 वर्ष के जो सामान्य बच्चे होंगे, अगर दिव्यांग है तो 6 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब बात कर रही है राजस्थान में आरटी की संरचना। राजस्थान के अंदर, अब राजस्थान के आरटी की संरचना क्या है? तो इसका नाम है राजस्थान के अंदर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011।
क्या हो गया, नियम आ गया और 2011 आ गया, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। संशोधन प्रस्ताव पारित 29 मार्च 2011 को किया गया। कहां पर किया गया, विधानसभा में किया गया। फिर करें लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2011 को किया गया। इसके अंदर राजस्थान के अंदर आरटी एक्ट जो है, इसके अंदर 10 अध्याय हैं टोटल, और धारा कितनी है, 29 है। धारा 29 है और अध्याय 10 है। राजस्थान के अंदर जो संशोधन पारित हुआ था उसके तहत बात की जाए तो इसके अंदर टोटल अध्याय 10 हैं, लेकिन और धाराएं कितनी है, 29 है। और जो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की बात कर रहा है। अपने को पढ़ना है आरटी एक्ट 2009, लेकिन आपको यह ध्यान होना चाहिए इसका नाम क्या है, राजस्थान के अंदर लागू कब हुआ था, इसके अंदर अध्याय कितने और धाराएं कितनी है, बस इतना सा ध्यान रखना राजस्थान के बारे में, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर बात करते हैं आगे। अब आरटी एक्ट 2009 अध्याय एवं धारा। पहला अध्याय क्या कह रहा है, पहला अध्याय का नाम है प्रारंभिक। पहले अध्याय का नाम क्या है, प्रारंभिक, जिसके अंदर पहली और दूसरी धाराएं शामिल है। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक, जिसके अंदर पहली और दूसरी धाराएं शामिल है। अध्याय पहला, नाम कैसे याद करेंगे, तो प्रारंभ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीज प्रारंभ करेंगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रारंभ ही हो रहा है, तो प्रारंभिक नाम आ जाएगा इसका। तो पहला अध्याय का नाम प्रारंभिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे कुछ नहीं होगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी, तो प्रारंभिक आ जाएगा। फिर बात करते हैं धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी इसका नाम क्या, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नाम ही लिखते हैं अपने, तो पहली धारा के अंदर क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके अंदर विस्तार, कहां कहां पर विस्तार हुआ है इसका, और इसका प्रारंभ ये कब हुआ, ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर नाम, इसका नाम क्या है, दूसरा ये विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां पर है, पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के अंदर है, और प्रारंभ, ये प्रारंभ कब हुआ था, लागू कब हुआ था, इसके बारे में बात की रही है। तो संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या है, नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, कोई दिक्कत नहीं। विस्तार कहां पर किया गया, संपूर्ण भारत के अंदर किया गया, लेकिन प्रारंभ 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। ठीक है। फिर बात करते हैं मदरसों। अब ध्यान रखना ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों व संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। कहां पर लागू नहीं होगा, जो मदरसे हैं, वैदिक पाठशालाएं हैं, या धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो भी शिक्षाएं दी जा रही है, वहां पर इस प्रकार का जो अधिनियम है वो लागू नहीं होगा। कौन सा, आरटी एक्ट 2009, सबसे पहली धारा के अंदर कौन सी नाम आपके आ जाएंगे, नाम, विस्तार और प्रारंभ आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां पर कोई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आगे देखो, आगे है धारा 2। धारा 2 परिभाषाएं एवं शब्दावली। अब दो चीजें हैं, परिभाषा और शब्दावली, तो दो चीजें हैं तो धारा 2 के अंदर आ जाएगी, परिभाषाएं, शब्दावली, या फिर कह सकते हैं दो शब्द। कुछ कहते हैं ना, कभी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो दो शब्द बोलेंगे, तो दो शब्द बोल लो, चाहे कुछ भी बोलो, किसी तरीके से याद रख लो, परिभाषाएं एवं शब्दावली याद रख लो चाहे। तो दो है नाम, इसके अंदर दो शब्द हैं। दो शब्द कौन से हैं, तो परिभाषाएं और शब्दावली। तो दो शब्द कौन से, परिभाषा एवं शब्दावली, तो दोनों आ जाए। क्या मतलब, जो भी आपके आरटी एक्ट के अंदर चीजें आएंगी, जो भी आपके सामने शब्द आएंगे, तो उनकी क्या करनी है, आपकी परिभाषा, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सीधी सी बात यही है कि आपकी बात की जाएगी समुचित सरकार, समुचित सरकार, बात नाम तो ले रहे हैं कि समुचित सरकार, लेकिन इनका अर्थ है क्या, ये उपयोग, इसका नाम क्यों आ रहा है बार बार। बालक है कौन, बालक, प्रति व्यक्ति फीस, क्या चीज है ये फीस, प्रारंभिक शिक्षा, क्या है प्रारंभिक शिक्षा, मतलब इसका अर्थ समझाया गया, इसकी परिभाषा दी गई है, यही कहने की बात है यहां पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, कि समुचित सरकार। अब समुचित सरकार क्या है, समुचित सरकार है आपकी, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो। केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपका दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह सारे, पांडिचेरी, वो सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी तो सरकारें चलती है। वो सारी की सारी सरकार क्या है, आपकी समुचित सरकार बोले जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, समुचित सरकार बोला जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, उसका नाम मतलब उनको बोला जाएगा समुचित सरकार। बालक, अब बालक कौन है, बालक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बालक कौन सा होगा, 6 से 14 वर्ष का ही बालक होगा, 6 से 14 वर्ष का ही बालक होगा, ये बात ध्यान रखनी है, न उससे कम न उससे ज्यादा। समझ में आ गई। फिर देखो, प्रति व्यक्ति फीस, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, यानी विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा किसी प्रकार की फीस नहीं, वो कहलाती है आपकी प्रति व्यक्ति फीस। फिर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा बोल तो रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन ये प्रारंभिक शिक्षा है क्या, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8,
कोई दिक्कत नहीं। फिर असुविधाग्रस्त या अलाभित बालक कौन सा है, यानी आरक्षित वर्ग के बालक जो SC ST OBC के अंदर आते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, असुविधाग्रस्त और अलाभित बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है दुर्बल वर्ग का बालक, दुर्बल वर्ग जिसके अंदर परिवार की आय क्या है 2.5 लाख से कम हो वह दुर्बल वर्ग का बालक कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। असुविधाग्रस्त या अलाभित बालक आरक्षित वर्ग के बालक हो जाएंगे, लेकिन दुर्बल बालक क्या होगा आपका, जो 2.5 लाख से कम परिवार की आय है वो आपका आ जाएगा दुर्बल वर्ग का बालक हो जाएगा। फिर देखो, फिर है संरक्षक। संरक्षक कौन होगा, माता पिता, अभिभावक या बच्चे की देखरेख करने वाला, ये क्या कहलाएगा आपका संरक्षक कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्थानीय प्राधिकारी। ये क्या है, अब समुचित सरकार भी आ गया, अब ये स्थानीय प्राधिकारी ये क्या है, ये है आपकी पंचायत है, चाहे नगर पालिका है, ये नगर परिषद है, ये आपके स्थानीय प्राधिकारी कहलाएंगे। जो पंचायत है, पंचायत के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, स्थानीय प्राधिकारी। चाहे नगर पालिका के अंदर बैठे हैं, चाहे नगर परिषद के अंदर बैठे हैं, जो भी आपके, चाहे आप गांवों के अंदर हो, चाहे आप शहर के अंदर हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्थानीय प्राधिकारी कहलाएंगे। संरक्षक माता पिता, अभिभावक, जो भी बच्चे की देखरेख करने वाला है वो क्या कहलाएगा, आपका संरक्षक कहलाएगा। ये समझ में आ जानी चाहिए चीजें आपको। फिर बात आती है माता पिता। माता पिता प्राकृतिक माता पिता यानी कि जो सच में माता पिता हैं, सौतेले माता पिता या दत्तक माता पिता यानी गोद लिए वे माता पिता। तो माता पिता वही कहलाएंगे, चाहे प्राकृतिक माता पिता हो, चाहे सौतेले माता पिता हो, या गोद लिए हुए, मतलब बच्चे को क्या लिया हो, गोद लिया हो, तो दत्तक माता पिता हो। ठीक है, अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित सूचना, आपको पता होगा राजपत्र में प्रकाशित जो होती है वो सूचना अधिसूचना कहलाती है। ठीक है, और आपने अगर हिंदी के स्टूडेंट्स तो आपने अधिसूचना के बारे में पढ़ा भी होगा। अनुसूची क्या है, इस कानून में दी गई संलग्न अनुसूची होगी, अनुसूची के बारे में, इस कानून में दी गई संलग्न अनुसूची है ये। ठीक है, फिर है विहित। विहित का मतलब होता है लिखा हुआ, माना गया या दिया हुआ, यानी जिसके अंदर विहित है तो यानी लिखा हुआ है, दिया गया है या माना गया है, वो विहित, यानी कि सारे के सारे इनकी परिभाषाएं दी गई है एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं विद्यालय। विद्यालय कौन से, विद्यालय 4 प्रकार के हैं, जिसके अंदर सरकारी विद्यालय है, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय है, जिसको क्या है अनुदान दिया है, खास श्रेणी के विद्यालय जिसके अंदर नवोदय, सैनिक, केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे, एक निजी विद्यालय है जो क्या है अनुदान प्राप्त नहीं है। ठीक है, सरकारी विद्यालय अनुदान प्राप्त, यानी सरकार से क्या अनुदान प्राप्त है, और निजी विद्यालय चल रहा है। और खास श्रेणी के जो नवोदय, सैनिक और केंद्रीय विद्यालय वो खास श्रेणी के हो जाएंगे, और निजी विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं है वो निजी विद्यालय। ये 4 प्रकार के विद्यालय कहलाएंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है, बालक के प्रवेश हेतु चयन की पत्ती क्या कहलाएगी, आपकी अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। ये आपकी हो जाएगी आपकी धारा 2 के बारे में बात। धारा 1 क्या कह रही है, 1 के अंदर आपका नाम, प्रारंभ और विस्तार, दूसरे के अंदर परिभाषाएं एवं शब्दावली, 2 शब्दों की बात की जा रही, परिभाषा एवं शब्दावली। अब बात आती है अध्याय 2 की। अध्याय दूसरा क्या कह रहा है, अध्याय दूसरा कह रहा है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 क्या कह रहा है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क, निःशुल्क, तो अध्याय 2 निःशुल्क। बात करें धारा 3 से 5 है इसके अंदर, धारा 3 से 5 है। धारा 3 क्या कह रही है, धारा 3 क्या कह रही है इसके बारे में बात करते हैं। अब धारा 3 है निःशुल्क बात की जा रही है, निःशुल्क अध्याय 2 से स्टार्ट, अध्याय 2 में है और स्टार्ट होते निःशुल्क की फिर वापस बात आ गई, यानी कि धारा 3 फ्री, 3 फ्री, तो 3 फ्री यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसके अंदर आ जाएगा धारा 3 के अंदर, 3 फ्री। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अपने नजदीक के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ये बात की जा रही है 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात की जा रही है, ये 3 फ्री यानी कि फ्री शिक्षा देनी है। फिर देखो धारा 4, धारा 4 क्या कह रही है ये देखते हैं। अब धारा 4 और 14 के अंदर कुछ चीजें सिमिलर है, उनके बारे में बात करेंगे। अब धारा 4 है, ये धारा 4 और धारा 14, अब इसको साथ साथ में आप याद रख सकते हो। कैसे, 4 मांग रही है आयु का, मतलब प्रवेश के अनुसार आयु, प्रवेश के मतलब आयु के अनुसार प्रवेश, जितनी बालक की आयु है उसी के अनुसार क्या देना है आपको, प्रवेश देना है। जैसे इसके अंदर लिखा है 10 कक्षा वर्ष 10 का बालक कक्षा 5 में, अगर 10 वर्ष का बालक है तो उसको कक्षा 5 में प्रवेश देना है, 9 वर्ष का बालक है तो कक्षा 4 में प्रवेश देना है, यानी कि आयु के अनुसार उसको उसी कक्षा के अंदर प्रवेश देना है, चाहे उससे पहले वो पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उसके अनुसार ही उसको क्या देना है, प्रवेश देना है। अब धारा 14 क्या करिए, ये धारा 14 करिए आयु के लिए सबूत, आपके लिए सबूत, आयु का सबूत क्या है, चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र है,
और भी जो चयन सूची के अंदर शामिल किए जाते हैं, तो आपके पास आयु का सबूत है या नहीं है। अगर आयु का सबूत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप उसको रोक नहीं सकते, प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 और 14 के अंदर थोड़ी सी सिमिलर चीजें हैं, ये ध्यान रखना। 4 के अंदर बात की जा रही है प्रवेश, आयु के अनुसार प्रवेश, ठीक है, ये लिख लेना चाहिए, ठीक है, आयु के अनुसार प्रवेश। ये क्या कह रहा है, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है के लिए विशेष उपबंध, यानी आयु के अनुसार प्रवेश की बात की जा रही है कि प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किया के लिए अनुसार अनुसार प्रबंध, यानी प्रवेश पहले नहीं किया हो, तो उनके लिए है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। फिर बात की जा रही है कि कक्षा 10 का बालक जिसे कक्षा 5 में प्रवेश देना होगा, और अगर 9 साल का बच्चा है तो उसको कक्षा 4 में प्रवेश दे सकते हैं आप, तो ये आयु के अनुसार प्रवेश हो जाएगा, ये धारा 4 कह रही है। फिर धारा 5 क्या कर रही है, धारा 5 के अंदर आपको टीसी पकड़ानी है। क्या पकड़ानी है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी टीसी पकड़ानी है। हाथ में पकड़ाओगे तो हाथ के अंदर कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियों के अंदर आपको टीसी देनी है। उससे पहले बात कर लेते हैं धारा 4 की, फिर बात आ रही है कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अब धारा 4, थोड़ा सा मैं आगे चला गया था कि धारा 4, तो धारा 4 के अंदर है कि विशेष प्रशिक्षण, मतलब आप बच्चे को एडमिशन तो दे, मतलब प्रवेश तो दे रहे हो, 10 साल का बच्चा है, 5 में तो दे तो दिया आपने, लेकिन जो पिछली 4 क्लास है वो कहाँ, वो तो सीखे नहीं बच्चे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको विशेष प्रशिक्षण देना है बच्चे को, वो चीज ऊपर वो करनी है, व्यवस्था करनी है। 14 वर्ष के बाद भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई लैंग्वेज आ जाए कि 14 वर्ष के बाद बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकता है। आगे देखो, आगे धारा 5 के अंदर क्या कर रही है, टीसी की बात की जा रही है। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कि दूसरे विद्यालय में क्या कर सकते हो आप, स्थानांतरण कर सकते हो, इसके लिए आपको टीसी दी जाएगी। टीसी मांगने पर तुरंत टीसी जारी की जाएगी, चाहे आपका निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, किसी प्रकार का विद्यालय हो, आपको टीसी देनी ही पड़ेगी। टीसी जारी नहीं करने पर संस्था प्रधान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपको टीसी देनी है, अगर टीसी नहीं देते हो तो आपका जो भी संस्था प्रधान है उस पर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, धारा 5 कहती है ये। फिर बात करते हैं 3-4-5 आगे बात 3-4-5 1-2, पहला तो प्रारंभिक जो अध्याय कौन सा था, प्रारंभिक था। दूसरा अध्याय कौन सा था आपका, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा था। अब तीसरा अध्याय है वो बात करेगा कर्तव्यों की, किसकी बात करेगा, कर्तव्यों की। कर्तव्य किस किस के, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और धारा इसके अंदर 6 से 11 है, ये ध्यान रखना। पहले के अंदर तो 1 से 2, दूसरे अध्याय के अंदर 3 से 5, अब तीसरे अध्याय के अंदर है आपकी 6 से 11। और धारा ये है कर्तव्य की बात की जा रही है। कर्तव्य अगर सीधा सीधा देखा जाए तो क त ये मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो 3 अक्षर हैं कर्तव्य के अंदर, वैसे तो ज्यादा निकल जाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से तो 3 ही है, तो 3 है, यानी अध्याय 3 से संबंधित है। कर्तव्य अध्याय 3 से संबंधित है। किसके कर्तव्य, ये आपके आ जाएंगे समुचित सरकार के। समुचित सरकार जिसके अंदर आपकी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्राधिकार जिसके अंदर आपकी पंचायत हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगी, नगर परिषद हो जाएगा, और माता पिता आपके जो संरक्षक हैं उनके कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी बात की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यालयों की स्थापना। विद्यालयों की स्थापना कौन करेगा, सरकार ही करेगी। सरकार करेगी या स्थानीय प्राधिकारी करेंगे, माता पिता तो करेंगे नहीं। यह सबसे विद्यालयों की स्थापना। अब है या क्या करें, विद्यालयों की स्थापना, विद्यालय। अब इसके अंदर एक ट्रिक चलती है कि विद्यालय की दूरी कितनी 6, यानी जयपुर की साइड बोलते हैं ढाड़ी भाषा के अंदर कितनी 6, तो कितनी दूरी होनी चाहिए विद्यालयों की, कितनी दूर पर विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, तो इससे संबंधित आ जाएगा। ठीक है, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि इस अधिनियम के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के अंदर आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष की अवधि के अंदर, यानी कि ये जो अधिनियम बना था आरटी एक्ट 2009, जब से ये लागू हुआ है, लागू होने के 3 वर्ष की अवधि के अंदर क्या कहां पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे इसकी बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 होंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या करने हैं आपको, प्राथमिक विद्यालय, यानी कि बच्चों से जो भी आपके गांव आ जाएगा, शहर आ जाएगा, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर क्या होने चाहिए, आपके स्कूल होने चाहिए। फिर बात करते हैं कक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कक्षा 1 से 5 हो तो 1 किलोमीटर की दूरी चलेगी, और कक्षा 6 से 8 हो तो 2 किलोमीटर की दूरी चलेगी। ये बात करता है विद्यालयों की स्थापना। विद्यालयों की दूरी कितनी 6, तो इतनी 6, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, बस हो गया याद। अब है 7, अब धारा 7
अब धारा 7 वित्तीय अनुपात 7-7 चलेगा। 7-7 कौन चलेगा? 7-7 चलेगी आपकी केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार किसका साथ चाहिए? केंद्र और राज्य सरकार का चाहिए। किस मामले में? पैसे के मामले में। किस मामले में? पैसे के मामले में साथ चाहिए। क्यों चाहिए? कि पैसे बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पैसे होंगे तो विद्यालयों की स्थापना होगी, शिक्षक आएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। 7 के अंदर वित्तीय अनुपात है। प्रारंभ में यह अनुपात 55-45 का था, यानी केंद्र सरकार 55 देती थी और राज्य सरकार 45 देती थी, यानी प्रतिशत के मामले में जितना भी पैसा है उसका इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब वर्तमान में कितना है? 60-40। अब 60-40 यानी कि 5% भार और बढ़ा दिया गया किस पर? केंद्र सरकार पर। तो 60% कौन देगा? केंद्र सरकार, और 40% राज्य सरकार। क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, पहली बात तो ये है, तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य के अंदर ये अनुपात क्या हो जाता है? 90-10 का हो जाता है। बस आपको याद रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर है धारा 8। धारा 8 कहती है कि आपके तो ठाट हैं। ठाट किसके हैं? ठाट तो उसी के हैं जो सरकार में बैठा है। तो धारा 8 में है ठाट। ठाट किसके हैं? सरकार के हैं। अब भाई साहब सरकार के ठाट तो हैं, लेकिन आपको काम तो करने पड़ेंगे, आपको कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा ना। तो कर्तव्य निभाओ भाई साहब पहले से, तो पहले निभाओ कर्तव्य। तो समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 8 में ठाट हैं सरकार के, लेकिन समुचित सरकार को कर्तव्य निभाना पड़ेंगे। क्योंकि अब अपने बात कर रहे हैं अध्याय 30 की, जिसके अंदर बात की जा रही है कर्तव्यों की। कर्तव्य किस किसके? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। बात करें 6 के अंदर विद्यालयों की स्थापना कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धारा 7 आपने साथ साथ काम किया। पैसे के मामले में कितना कौन पैसा देगा, कितना कौन पैसा लगाएगा, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है असली कर्तव्यों की बात। अब कर्तव्य बात आती है समुचित सरकार के कर्तव्य। क्यों? धारा 8 के अंदर आ जाएंगे आपके किसके कर्तव्य? सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार। अब इसकी सभी बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये कर्तव्य किसका है? समुचित सरकार का कर्तव्य। समुचित सरकार का कर्तव्य क्या क्या है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाना, शिक्षक प्रशिक्षण करवाना, विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और दुर्बल, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों के प्रति भेदभाव न हो, यह है सुनिश्चित करना। ये सारे के सारे कर्तव्य किसके हैं? ये सारे के सारे कर्तव्य हो जाएंगे आपके समुचित सरकार के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? समुचित सरकार, जिसके अंदर आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पहले कितनी दूरी 6 आ जाएगा, 7 में वित्तीय 7-7 अनुपात आ जाएगा, 8 ठाट किसके हैं? सरकार के। लेकिन भाई साहब कर्तव्य भी तो है ना, तो कर्तव्य आ जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर बालक और बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा क्या करवाना है? निःशुल्क उपलब्ध करवानी है। शिक्षकों को क्या देना? प्रशिक्षण प्रदान करवाना है। विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। कहाँ कहाँ पर विद्यालय हैं आपके, और जो भी आपके वंचित वर्ग है, दुर्बल वर्ग के बालक हैं, कमजोर वर्ग के बालक हैं, उनको क्या करना है? उनके अंदर भेदभाव न हो, ये सुनिश्चित करना हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं धारा 9। अब धारा 9 के अंदर बात की जाएगी। धारा 8 के अंदर तो आगे ठाट के बाद सरकार के बाद तो कौन है? आपकी पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद, यानी स्थानीय प्राधिकारी। अब इसके अंदर आपको केवल लिंक बैठाना है कि धारा 8 के अंदर समुचित सरकार आ गई, तो धारा 9 के अंदर तो स्थानीय प्राधिकारी आएंगे। कर्तव्यों की बात की जा रही है, तो अपने आप में आ जाएंगे, वो चीजें आ जाएगी। ठीक है, 8 के अंदर, फिर 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी, 10 के अंदर माता पिता। क्रम से चलेगा ना, 8 के अंदर सरकार, 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी, 10 के अंदर आपके माता पिता का कर्तव्य। बस इतना ध्यान क्रम से याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। अपनी अधिकारिता के अंतर्गत निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अभिलेख रखना। एक प्रकार से कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड रखेंगे। कौन रखेगा? स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी पंचायत है वो रखेगी रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अधिकारिता के अंतर्गत निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अभिलेख रखना, यह काम करेगी आपकी स्थानीय प्राधिकारी। फिर अब प्रवासी कुटुंब के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। प्रवासी कुटुंब के बच्चों को क्या करना है? प्रवेश को सुनिश्चित करना, यानी दूसरे राज्य से आते हैं तो भी क्या करना है आपको? उनके प्रवेश को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी अधिकारिता के अंतर्गत विद्यालयों के कार्यों को मॉनिटर करना। विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करने का काम कौन करेगा? तो ये भी स्थानीय प्राधिकारी करेंगे। फिर है शैक्षणिक कैलेंडर तय करना, ये भी कौन करेगा? तो आपका स्थानीय प्राधिकारी तय करेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर हो, चाहे आपकी विद्यालयों को मॉनिटर करने का काम हो, चाहे उनका रिकॉर्ड रखने का काम हो, प्रवासी कुटुंब के बच्चों को प्रवेश को सुनिश्चित करना हो, तो जो ज्यादा नजदीक होगा वही चीजें ये काम कर सकता है। तो सरकार टाइम पर उपलब्ध नहीं हो सकती, ये स्थानीय प्राधिकारी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं धारा 10। धारा 10 के अंदर कुछ नहीं है, बस माता पिता के कर्तव्य हैं। माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। अपने आसपास के विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाएं और नियमित विद्यालय भेजें। बस इतना ही काम करना है, माता पिता को ज्यादा झंझट नहीं करना है। आप फूट और नुवा दो
और बच्चा ने क्या कर दियो, स्कूल भेज दियो, बस इतो ही काम करना। और थाने की काम कौन करना, धारा 10 के आ, ठीक है। तो धारा 10 के अंदर माता पिता और संरक्षण के कर्तव्य आपके शामिल हो जाएंगे। फिर आती है धारा 11। इसके अंदर क्या है, समुचित सरकार का पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करने का कर्तव्य। अब बात की जा रही है आंगनबाड़ी की, किसकी बात, पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी, अब आपको आंगनबाड़ी लिखोगे तो भी आपको 11 लिखना पड़ेगा। देखो ए लिख के फिर ये 2 रेखाएं खींची है तो यानी 11। तो 11 के अंदर आंगनबाड़ी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो 3 से 6 वर्ष, और आंगनबाड़ी शिक्षा कब शुरू होती है, 3 वर्ष से 6 वर्ष, यानी जो 3 वर्ष का समय होता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। यानी क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा जब पहली क्लास के अंदर जाए तो उसके लिए पहले से उसको क्या कर दो, तैयार कर दो, ठीक है। आंगनबाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से इनको क्या करनी है, ये शिक्षा प्रदान करनी है। ये चीज है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है आपकी। फिर देखो, फिर क्या है, अध्याय 4, ये सबसे बड़ा अध्याय है। और सबसे बड़ा अध्याय है आता है तो उत्तरदायित्व तो साथ लेकर आता है। धारा जो अध्याय 4 है सबसे बड़ा अध्याय है, और सबसे बड़ा अध्याय होने के साथ साथ क्या लेकर आता है, आपका उत्तरदायित्व साथ में लेकर आता है। तो ये उत्तरदायित्व है किसका, ये उत्तरदायित्व सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है विद्यालय और शिक्षकों का, कि बच्चे को किस प्रकार से वो निर्मित करते हैं। सरकारों ने तो क्या कर दिया, आपके लिए विद्यालय बना दिए, सब कुछ कर दिया, स्थानीय प्राधिकारी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता ने स्कूल भेज दिया। अब बच्चे को तैयार कैसे करना है, वो काम किसका है, ये काम है आपके विद्यालय और शिक्षकों का काम है। तो ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी इनको मिलेगा, किसको किनको मिला है, शिक्षकों को मिला है। तो धारा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, और 12 से 28 धाराएं इसके अंदर शामिल हो जाती है। धारा 12 क्या कहती है, कि धारा 12 कहती है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालयों के उत्तरदायित्व। सबसे पहले विद्यालयों के उत्तरदायित्व से संबंधित बात आती है। निःशुल्क शिक्षा के लिए क्या है, आपके अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय के उत्तरदायित्व। दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा के कुल छात्रों के 25% को प्रवेश दिया जाएगा। ये निजी विद्यालयों की बात की जा रही है। सरकारी विद्यालयों के अंदर तो किसी प्रकार की फीस है ही नहीं प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, लेकिन जो भी निजी विद्यालय हैं जहां पर फीस ली जाती है बच्चों से, वहां पर भी क्या करना है, जो भी दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं, असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा, 25% बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। यानी 25% बच्चों से क्या नहीं ली जाएगी, फीस नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी, क्योंकि इस नियम के तहत नहीं ली जाएगी, क्योंकि निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष भी इसके अंदर अंतर्गत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 25% बच्चों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा, इस कारण से नहीं ली जाएगी। यानी 25% बच्चे जो आपके पास पढ़ रहे हैं दुर्बल वर्ग के निजी विद्यालयों के अंदर, उनका पुनर्भरण कौन करेगा, यानी वो फीस देगा कौन, वो देगी आपकी सरकार देगी, समुचित सरकार, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी हो, वो देगी। लेकिन निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक 3 से 6 वर्ष भी इसी अधिनियम के अंतर्गत आती है। यानी ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होती है आपकी, जो 25% वाला मामला है। 25% यानी कि 75% बच्चे तो वैसे होंगे जिनसे आप फीस ले सकते हो, लेकिन 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनसे आप फीस नहीं ले सकते। वो कौन से बच्चे होंगे, वो होंगे आपके दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों। उनकी फीस कौन देगा, फिर उनकी फीस देगा आपके जो समुचित सरकार देगी। और समुचित सरकार देगी, उनके चाहे फीस हो, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे किताबें हो, जो भी सुविधाएं बनती है वो सारी सरकारें देगी एक प्रकार से, ठीक है। वो सरकारें फीस किसको देती है, वो देती है केवल सीधा विद्यालय को देती है, निजी विद्यालय उनको देती है, और निजी विद्यालय आगे क्या करते हैं, बच्चों को प्रदान करते हैं वो सुविधा, ठीक है। आगे देखो धारा 25, अगर 25% की बात की जा रही है यहाँ ये ध्यान रखना, 25% बच्चे क्या है, निःशुल्क प्रवेश करेंगे, और 25 का आधा कितना होता है, वैसे 25 का आधा होता है 12.5, लेकिन आपको फिर भी याद रखने हो जाएगा कि 12.5 नहीं 12, धारा 12 के अंदर 25% की बात की जा रही है। फिर देखो धारा 13, धारा 13, तेरे से कोई फीस नहीं, तेरे से कोई फीस नहीं, बच्चे से किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क या प्रवेश हेतु कोई परीक्षा व शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी बच्चे को प्रवेश इस स्तर पर नहीं दिया जाएगा कि उसके पहले परीक्षा ली जाए और शुल्क लिया जाए, इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। तेरे से कोई शुल्क व परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो प्रवेश हेतु कोई परीक्षा व शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश दे रहे हो बच्चे को तो उसकी परीक्षा थोड़ी लोगे पहले, या फीस थोड़ी लोगे, तो मतलब इसके लिए विद्यालय प्रवेश हेतु कोई परीक्षा व शुल्क नहीं लेगा, ठीक है। कौन विद्यालय क्या नहीं लेगा, प्रवेश हेतु कोई परीक्षा भी नहीं लेगा और शुल्क भी नहीं लेगा।
शुल्क लेने पर 10 गुना भुगतान किया जाएगा। अगर आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, शुल्क ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, विद्यालय जब बच्चा उसके अंदर प्रवेश ले रहा है तो आपको क्या लिया जाएगा, आपको 10 गुना भुगतान किया जाएगा, जिससे फीस लिए उसको देना पड़ेगा आपको 10 गुना भुगतान। लेकिन आपको सरकार क्या करेगी, आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी। अगर प्रवेश परीक्षा लेने पर प्रथम बार पकड़े जाते हो तो आपको 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा, लेकिन उसके बाद हर बार पकड़े जाते हो तो आपको 50,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। शुल्क लेने पर 10 गुना भुगतान किया जाएगा, ठीक है, वापस उसी व्यक्ति को जिसने दिया है। लेकिन जुर्माना कितना लगेगा, जुर्माना लगेगा आपका पहली बार 25,000, दूसरी बार 50,000 का जुर्माना लगेगा। तो तेरे से कोई परीक्षा व शुल्क नहीं लिया, धारा 13 कहती है। फिर बात आती है धारा 14। धारा 14 मैंने 4 और 14 के अंदर सिमिलर चीजें बताई थी कि प्रवेश आयु के अनुसार प्रवेश धारा 4 के अंदर है, लेकिन आयु का सबूत है जो धारा 14 के अंदर है। बस इसको सिमिलर थोड़ा सा याद रखना, धारा 4 और धारा 14 आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित यानी प्रवेश के अनुसार आयु, पहले प्रवेश के अनुसार आयु दो, मतलब आयु के अनुसार प्रवेश देना है पहले, फिर उसके अनुसार क्या करना है, आपको प्रवेश हेतु आयु का सबूत, प्रवेश के अनुसार आयु का सबूत चाहिए आपको। अब सबूत क्यों चाहिए वो देखो पहले। धारा 14, प्रवेश हेतु बालक की आयु का निर्धारण जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 के नियमों के अनुसार या सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। आयु का निर्धारण है वो किसके आधार पर तय किया जाएगा, तो एक अधिनियम बना हुआ है जिसका नाम है जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 के नियमों के अनुसार या सरकार द्वारा, यानी जो भी सरकार ने क्या बनाई है आपके लिए, जो दस्तावेज तैयार किए हैं, मतलब जो तय किए हैं, उनके आधार पर इसका आयु आपकी मानी जाएगी। लेकिन प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास आयु का सबूत नहीं है फिर भी आपको विद्यालय में रोका नहीं जाएगा, मतलब एक प्रकार से आपको विद्यालय में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। फिर है धारा 15। धारा 15 कहती है कि आपकी जो अंतिम तिथि है, धारा 15 कहती है कि जो अंतिम तिथि है प्रवेश करने की वो है 30 सितंबर। कौन सी है, 30 सितंबर। 30 सितंबर 15 दूना 30, 15 दूना 30, इंटू कर लो 2, आप इंटू कर लो 2 यानी 30। 30 सितंबर क्या है, आपकी अंतिम तिथि है। लेकिन प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि तो क्या है, 30 है सितंबर, लेकिन आपको प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। बालक के विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन बालक संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश ले सकता है, उसे इनकार नहीं किया जाएगा। उसे क्या नहीं किया जाएगा, इनकार नहीं किया जाएगा। उसको रोक नहीं सकते हो आप कि रोक लिया कि हाँ हम आपको रोक के रखेंगे, मतलब एक प्रकार से आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप 30 सितंबर के बाद आपके पास बच्चा आ रहा है तो आप उसको रोक दोगे, प्रवेश करने से आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। धारा 15 कह रही है, याद होनी चाहिए साथ साथ के अंदर, आपको पता है, ठीक है। अब आती है धारा 16। धारा 16 अब बात की जा रही है, अब देखो दोबारा देखो एक बार। 12 क्या कह रही है, 12 धारा कह रही है कि आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है 25% बच्चों को निजी विद्यालयों के अंदर। 13 कह रही है कि आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेगी, किसी प्रकार से कोई फीस नहीं लेनी है। धारा 14 कह रही है कि आपके पास आयु का सबूत है क्या, नहीं है तो भी आपको चलेगा, आपको दे देंगे, प्रवेश दे देंगे। धारा 15 कह रही है कि अंतिम तिथि 30 सितंबर है लेकिन आपको प्रवेश देना। अब आपने क्या दे दिया, प्रवेश दे दिया। प्रवेश दे दिया बच्चे, चाहे आप आयु का सबूत नहीं है, चाहे आप लेट आ रहे हो कितने भले ही, ठीक है, सबूत नहीं है, लेट आ रहे हो, फिर भी प्रवेश दिया जा रहा है। अब आप प्रवेश तो दे दिया लेकिन अब आप उसको फेल नहीं करोगे, चाहे पढ़े बच्चा चाहे नहीं पढ़े, आप उसको फेल कर ही नहीं सकते। यानी कि धारा 16 कह रही है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। रोकने यानी आप उसको कक्षा 6 में है और कक्षा 6 में उसको रोक कर नहीं रख सकते, आगे जाने दोगे, कक्षा 7 के अंदर जाने दोगे, आप उसको रोक कर नहीं रख सकते हो या निकाल नहीं सकते हो। बच्चे को ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गया या आप पढ़ नहीं रहे हो आप उसको निकाल दो, न तो उसको रोक सकते हो कक्षा 6 के अंदर। एक कक्षा रोकने का मतलब यहाँ पे है फेल करना, यानी आप यहाँ पे फेल नहीं कर सकते हो किसी बच्चे को, न तो फेल कर सकते हो न उसको विद्यालय से निकाल सकते हो। तो रोकने पर क्या है, प्रतिषेध है। रोकने का प्रतिषेध मतलब किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं करना, यानी उसको फेल नहीं कर सकते आप। निष्कासन का प्रतिषेध प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। प्रारंभिक कक्षा 8 तक तो आपको निकाल सकते ही नहीं हो, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। हाँ, वो टीसी लेने आए और दूसरे विद्यालय में जाना चाहे तो अलग बात है, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है धारा 16। धारा 16 8+8 कर लो, चाहे 8+8 यानी 16, यानी कक्षा 8 तक तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते।
कक्षा 8 तक तो आप निकाल नहीं सकते, 8 और 8 16, 8 दूनी 16 मान लो चाहे, ठीक है। ये धारा 18 16 करी है, यानी आपने सबसे पहले क्या कर दिया, आपके आयु नहीं है, मतलब आयु के लिए सबूत नहीं है, फिर भी प्रवेश दे दिया। आप लेट आ रहे हो, 30 सितंबर के बाद आ रहे हो तो भी प्रवेश दे दिया। अब आप उसको फेल नहीं कर सकते, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में तीसरा संशोधन जनवरी 2019 को किया गया। अब संशोधन से संबंधित बात आ जाए तो धारा 16 के अंदर संशोधन किया गया और जिसके तहत धारा 16 में 4 उपधारा जोड़ी गई। कितनी उपधारा जोड़ी गई? 4 उपधारा जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है, नोट कर लेना इस चीज को। धारा 16 जो पहली उपधारा है, उससे कहती है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर कक्षा 5 व 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं ली जाएगी। नियमित रूप से क्या ली जाएगी? परीक्षा ली जाएगी। जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है राजस्थान के अंदर भी आपको पता है, तो नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी। धारा 16(2) कहती है कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 5 व 8 में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाए तो उसे अतिरिक्त शिक्षण करवाकर परिणाम जारी होने की दिनांक से 2 महीने के अंदर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। यानी जो आपका परीक्षा होती है ना दोबारा, ठीक है, तो आपको 2 महीने के अंदर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। आप फेल नहीं कर, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया बच्चा तो उसको दोबारा परीक्षा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो कक्षा 5 व 8। यानी कि जो आपके जो आपकी पुनः परीक्षा की जो डेट है अनाउंस करें, मतलब परीक्षा परिणाम जारी करने की जो डेट है उससे 2 महीने पहले क्या करवाया जाएगा, आपका पुनः परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और उसको पास होने का मौका दिया जाएगा। ये 2 कह रही है। एक तो कह रही है कि आपको नियमित रूप से क्या लेनी है, परीक्षा लेनी है कक्षा 5 व 8 की शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर। दूसरी कह रही है कि अगर बच्चा फेल हो भी गया 5वीं और 8वीं के अंदर, फिर भी आपको क्या करना है, एक मौका और देना है बच्चे को, यानी थोड़ा टाइम देकर अतिरिक्त शिक्षण करवाकर एक मौका और देना है। कुछ सब्जेक्ट के अंदर 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर फेल हो जाता है बच्चा तो ठीक है। फिर बात करते हैं कि धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 कहती है, धारा 16 उप धारा है, जो धारा 16 की उप धारा 3 है, वो क्या कहती है कि पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को समुचित सरकार, यानी अगर आप पुनः परीक्षा करवा रहे हो, कक्षा 5 में बच्चा फेल हो गया, फिर आप पुनः परीक्षा करवाई, फिर की उसकी बच्चे की उसके 2 महीने के अंदर अंदर बात की जा रही, जो पुनः परीक्षा करवाई, फिर भी अगर उसमें फेल हो जाता है तो क्या करना है, तो सरकार चाहे तो विद्यालय को अनुमति देकर रोक, यानी फेल भी कर सकती है, चाहे तो नहीं भी रोक सकते। चाहे तो उसको फेल कर दो, चाहे उसको आगे जाने दो। यानी वो किस पे छोड़ती है, वो छोड़ती है आपको समुचित सरकारी, यानी कि वो सरकार जहां की सरकार है, राज्य सरकार की बात की जा रही है, तो वो सरकार क्या कर सकती है, उसको रोक भी सकती है और उसको आगे भी जाने दे, यानी वो उसकी मर्जी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मेरी मर्जी। तो वो बात है कि अब मैं पास करूं या फेल करूं मेरी मर्जी, तो सरकार की मर्जी चलेगी आपकी, ठीक है। फिर धारा 4 कहती है, धारा उप धारा 4 धारा 16 की उप धारा 4 कहती है किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। चाहे उसकी उम्र 14 से पार भी निकल जाए, फिर भी उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक रोका नहीं जाएगा। उप धारा 4 ये कहती है कि आपकी उम्र, प्रवेश लिया है, आप फेल होते जाओ, आपको रोका भी जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फेल होते जा रहे हो, आपको रोका भी जा रहा है, लेकिन आपकी उम्र 14 से पार निकल गई है, फिर भी आपको निकाला नहीं जाएगा। आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही आपको जा सकते हो, उससे पहले नहीं। अब धारा 17 कहती है, धारा 17 क्या कहती है, धारा 14 में आयु का सबूत नहीं है, प्रवेश दे दिया। 15 में आप लेट आ रहे हो, प्रवेश दे दिया। 16 प्रवेश दे दिया लेकिन फेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर रहे, मतलब पढ़ नहीं रहे बच्चा फिर भी फेल नहीं कर रहे हो, और पढ़ नहीं रहे बच्चा इस कारण से फेल हो रहा है, तो आप दंड भी नहीं दे सकते आप। तो 17 पर क्या आ जाएगा, खतरा, यानी खतरा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, बच्चे को दंड नहीं दे सकते किसी प्रकार का। तो बालक को शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, किसी प्रकार का आप दंड व मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते बच्चे का। बालक को शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। 14, 15, 16, 17 आपको याद हो जाएगा। 12 ये सारे के सारे किससे संबंधित आ जाएंगे, बालक, शिक्षक क्या नहीं कर सकता, शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकता। बालक को शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 17 पे तो हो जाएगा खतरा। किसके लिए, शिक्षक के लिए। अगर शिक्षक ऐसा कदम उठाता है तो उसके लिए खतरा उत्पन्न हो ही जाएगा अपने आप में, ठीक है। 16 में फेल नहीं कर सकते, 17 में दंड नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे को प्रवेश दे दिया, फिर फेल नहीं कर सकते, फिर दंड भी नहीं दे सकते। ये चीजें आ जाएगी, ये सारी की सारी बच्चे के हित की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं धारा 18। धारा 18 क्या करती है, धारा 18 के अंदर आपको पता है, सबसे पहले अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, भाग कर जाते हो और एक प्रमाण पत्र, कौन सा, जो आपका वोटर आईडी बनवाने जाते हो। क्यों बनवाने जाते हो, क्योंकि आपको मान्यता मिल जाएगी वोट
डालने की। जाते हो ना, एक खुशी होती है 18 वर्ष पूर्ण होने पर, एक खुशी अलग ही लेवल की होती है कि हाँ मैं 18 वर्ष का हो गया, अब मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाऊंगा। जो वोटर आईडी होती है वो बनवाने जाते हो, तो यानी मान्यता मिल जाती है आपको कि हाँ अब आप वयस्क हो गए हो और अब आप क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। तो वही मान्यता की बात की जा रही है। मान्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित नहीं किया जाना, यानी आपको मान्यता लेनी जरूरी है तभी आपको विद्यालय समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, मान्यता प्राप्त विद्यालय ही संचालित किए जाएंगे। अगर आपको मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा तो ही आपको क्या किया जाएगा, आपको विद्यालय समझा जाएगा, आप उसको संचालित कर सकते हो, वरना आप उसको संचालित नहीं कर सकते। बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन नहीं किया जाएगा, ये बात भी है। कोई व्यक्ति मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना या मान्यता रद्द होने पर विद्यालय का संचालन कर रहा है, आपके पास मान्यता प्रमाण पत्र है ही नहीं, या आपका जो मान्यता प्रमाण पत्र था वो रद्द हो गया है, फिर भी आप उसका क्या कर रहे हो, संचालन कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। आपको क्या लगेगा, 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हो, उसके बाद भी उल्लंघन कर रहे हो, तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। 10,000 रुपए के मतलब आपने पहली बार पकड़ा, उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया और आपने उनको कह दिया कि आप बंद कर दो, अब इसको बंद कर दो। उन्होंने बंद कर दिया तो ठीक है, नहीं किया और आपने एक दिन जाकर देखा कि विद्यालय चल रहा है, तो प्रतिदिन के हिसाब से, यानी जितने दिन बाद में आप गए तो उस दिन के हिसाब से क्या लगेगा आपको, 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लग जाएगा आपको। ये तो आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा पॉइंट है। एक तो है 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरा है कि 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा अगर आप उल्लंघन करते हो तो। फिर बात करते हैं आगे, देखो विद्यालय के मान और मानक। अब आपको क्या मिल गई, मान्यता तो मिल गई। मान्यता मिलने के बाद क्या बात आती है कि मान्यता मिलने के बाद बात आती है कि आपके पास मापदंड, यानी कि विद्यालय के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। विद्यालयों को मान्यता मिलनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो मापदंड है, क्या क्या विद्यालय के जो मानक हैं वो क्या क्या हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, फिर स्थापित ऐसे विद्यालय जो मान्यता प्राप्त होने के समय तय मापदंड पूरे नहीं करते, उन्हें 3 वर्ष के भीतर तय मापदंड पूरे करने होंगे। अब देखो, पहले 18 के अंदर तो मान्यता बात समझ में आ जाएगा, आगे होगा कि 18 के अंदर तो आपकी क्या होगी, मान्यता की बात की जा रही है। 19 के अंदर आपके माप और मापदंड मानक की बात आ जाएगी। मान्यता मिलना ही जरूरी नहीं है, उनके मान और मानक भी जरूरी होते हैं। तो मान्यता और मान और मानक आपके साथ साथ के अंदर 18 19 ठीक है। 18 के बाद जस्ट 19 विद्यालय से संबंधित मान और मानक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर कोई विद्यालय निर्धारित अवधि के अंतर्गत मान और मानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं है इसके अंदर। 18 मान्यता की बात करता है, 19 मान और मानक की बात करता है। 20 क्या करता है, 20 कहता है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को शामिल करके या लोप करके अनुसूची में संशोधित कर सकता है। अब क्या करता है, धारा 20 करती है, इसके अंदर सरकार क्या कर सकती है, इसके संशोधन कर सकती है। किसके बारे में संशोधन कर सकती है, मान और मानक। यानी धारा 19 की बात किसकी बात की जा रही थी, मान और मानक की बात की जा रही थी। अब धारा 20 ये करती है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति जो केंद्र सरकार क्या कर सकती है। अब मान और मानक विद्यालय के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे आपका पुस्तकालय, भवन, खेल मैदान, वो सारी चीजें एक होती है। उसके अंदर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उसके अंदर कुछ चीजें जोड़ भी सकती है और कुछ चीजों का लोप भी कर सकती है, यानी कि उनको हटा भी सकती है। तो ये आ जाएगा 18 19 20, यही है मान्यता। पहले मान्यता लाओ, फिर माप और आपके मान और मानक पूरे करो। और मान और मानक निर्धारित कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। उसको बढ़ा भी सकती है और उसको घटा भी सकती है, कोई भी मान और मानक ऐड भी कर सकती है और उसका लोप भी कर सकती है। तो 18 19 20 यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति क्या है, धारा 20 के पास है। फिर बात आती है धारा 21। धारा 21 सबको पता है, एसएमसी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति। सबको पता है धारा 21 के अंदर क्या है, एसएमसी है। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी का गठन बच्चों के माता पिता, संरक्षक और शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाएगा। यह गठन किसके द्वारा किया जाएगा, केवल अभिभावकों से नहीं होगा, केवल शिक्षकों से नहीं होगा, तो ये दोनों से मिलकर बनेगा, जिसके अंदर संस्था प्रधान होगा, माता पिता होंगे, शिक्षक होंगे, टोटल शामिल होंगे। ठीक है, अब क्या है, एसएमसी में कुल 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं कुल, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। टोटल होते हैं 16 सदस्य होते हैं इसके अंदर शामिल।
इसके अंदर अभिभावक और संरक्षक 3/4, यानी जो आपके माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं या संरक्षक है, वो कितने होंगे? 3/4, यानी 75% तो आपके अभिभावक शामिल होंगे इसके अंदर, यानी कि 12 सदस्य कौन होंगे? आपके 16 में से 12 सदस्य आपके अभिभावक होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन 16 सदस्यों में से 50% किनका होना अनिवार्य है? महिलाओं का। महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी कि यहां पे 8 सदस्य। 8 सदस्य कौन होंगे? महिलाएं होंगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके अभिभावकों में से ही होगा, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, आपके अभिभावकों में से ही होगा। समझ में आ गई बात? सबसे पहले बात की जा रही है कि एसएमसी का गठन तो माता पिता, संरक्षक और शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाएगा, जिसके अंदर माता पिता आपके जो अभिभावक होते हैं, इसके अलावा शिक्षक कौन द्वारा मिलकर किया जाएगा, जिसके अंदर आपके अभिभावक कितने होंगे? 75%, यानी कि 16 में से 12 सदस्य आपके अभिभावक होंगे, जिनके अंदर टोटल 16 सदस्य होंगे, उनमें से 50% कौन होने चाहिए? आपकी महिलाएं होनी चाहिए। तो 8 सदस्य क्या हो जाएंगे? आपकी महिलाएं अनिवार्य हो जाएंगे। चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों कौन होंगे? अभिभावक ही होंगे। लेकिन सचिव, सचिव कौन होगा? तो आपका संस्था प्रधान, जिसको हम प्रधानाध्यापक भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो सचिव कौन होगा? तो संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक आपका सचिव कहलाएगा। साधारण सभा की बैठक, जिसके अंदर सारे अभिभावक शामिल होते हैं, वो तो होती है आपकी 3 माह में के अंदर एक बार होती है साधारण सभा की बैठक, जिसके अंदर सारे अभिभावकों को बुलाया जाता है। तो वो कितने में होती है? तो 3 माह में एक बार होती है। लेकिन एसएमसी की बैठक, कार्यकारिणी बैठक होती है, वो प्रत्येक अमावस्या को होती है। कार्यकारिणी की बैठक क्या होती है? आपकी प्रत्येक अमावस्या को होती है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। प्रत्येक अमावस्या क्या होती है? एसएमसी की बैठक होती है। फिर बात करते हैं आगे एसएमसी के कार्य। इसके कार्य क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा गया है और पूछा जाएगा कि विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करने का काम कौन करता है? तो आपके एसएमसी करती है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। फिर बात करते हैं विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय की विकास की जो योजना है वो कौन तैयार करता है? तो एसएमसी करती है। और उसकी सिफारिश करना, तो उसकी सिफारिश भी कौन करता है? एसएमसी करती है। सरकार से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, तो अनुदान किससे प्राप्त होता है? सरकार द्वारा प्राप्त होता है। अनुदान किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो अनुदान कौन जारी करता है? सरकार करता है। लेकिन उस पैसे का उपयोग कौन करता है? उसको मॉनिटर करने का काम कौन करती है? तो एसएमसी करती है। फिर है निश्चित किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना, यानी कि जो भी निश्चित किए गए हैं अन्य जो काम हैं, उनको भी क्या करेगा? पूरा करने का काम है करेगा। ठीक है, कौन? एसएमसी। ये चीजें होगी। अब आती है धारा 22। अब धारा 21 आपको समझ में आ गई। धारा 21 आपकी सारी की सारी एसएमसी से संबंधित है, और वही एसएमसी क्या करती है? विद्यालय विकास योजना तैयार करती है। वही विद्यालय विकास योजना क्या है? ये धारा 22 के अंदर आ गई। धारा 22 के अंदर आ गई वही विद्यालय विकास योजना। तो विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। ये बस इतनी सी बात है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। धारा 22 विद्यालय योजना, विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। धारा 21 एसएमसी से संबंधित है, और विद्यालय विकास योजना धारा 22 में है। वो काम मतलब वो तैयार कौन करेगा? तो वो एसएमसी ही तैयार करेगी। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब बात आती है धारा 23 की। धारा 23 की, अब ये शिक्षकों से संबंधित है। अब ध्यान रखना, धारा 22 तक आपको याद हो गई। अब धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये इतनी टफ लगती है हर स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इनको अगर क्रम से याद रखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या? शिक्षकों को नियुक्ति के लिए योग्यता एवं सेवा शर्तें। शिक्षकों को नियुक्ति के लिए योग्यता एवं सेवा शर्तें, आपको यह ध्यान रखना है कि धारा 22 के बाद शिक्षकों से संबंधित आती है धारा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, शिक्षकों से संबंधित है तो सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षक योग्य तो होना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षक योग्य होना चाहिए। तो धारा 23 के अंदर क्या बात आ जाएगी? शिक्षक योग्य है या नहीं है, उसकी सेवा शर्तें क्या है? योग्यता। उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? योग्य है या नहीं है वो बात देखनी है। तो योग्यता और सेवा एवं शर्तें आ जाएंगी। सेवा शर्तें, अब देखो, जो व्यक्ति निर्धारित की गई योग्यताएं रखता है वह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। शिक्षक के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे बीए, बीएड, एमए, मतलब वो सारी योग्यताएं तो आपके पास होनी चाहिए ना। वो योग्यताएं तो सबसे पहले वो शर्तें आपको क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। आपको योग्य होने चाहिए, तो वो शर्तें क्या करनी पड़ेगी? आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप शिक्षक कहलाओगे। सब भी शिक्षक बनने लायक हो गए आप। तो आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं, तो वो उसके लिए आपके पात्र होंगे। शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें समुचित सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। जो आप योग्य हो जाओगे तो आपको क्या करेंगे? वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें किसके द्वारा तय किए जाएंगे? आपको समुचित सरकार द्वारा ही तय किए जाएंगे।
योग्यता सबसे पहले 23 के अंदर क्या जाएगी, आपकी योग्यता, आप शिक्षक बनने लायक हो या नहीं ये, और उसके अलावा जो भी सेवा शर्तें हैं, जो भी क्या करेंगे, वे समुचित सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है, अब धारा 24 क्या कहती है? धारा 24, आप शिक्षक बन गए, लेकिन शिक्षकों के कर्तव्य एवं उनकी शिकायतों का निर्माण। लेकिन आपके कर्तव्य तो है ना, शिक्षक बन गए तो शिक्षक बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके कर्तव्यों का क्या करना है, निर्वहन भी करना है। तो धारा 24 क्या कह रही है, कर्तव्यों को निर्वहन करना और उनकी शिकायतों को दूर करना। किनकी? शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने से संबंधित है। ठीक है, अब बात क्या की जा रही है, ये बात देखते हैं। शिक्षक के कर्तव्य ये क्या है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं समय का पालन। आपको नियमित रूप से क्या होना है, उपस्थित होना है, और नियमों का क्या करना है, पालन करना, समय का पालन करना है। पाठ्यक्रम का संचालन करना है और समय पर क्या करना है, पूर्ण करना है। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, यानी कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है उसी के अनुसार उसको सिखाना है। ये कर्तव्य हैं सारे के सारे शिक्षक के। ठीक है, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, अभिभावकों से जो माता पिता हैं उनसे क्या करना है, संपर्क स्थापित करना है। शिक्षक द्वारा कर्तव्य का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व शिक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। यानी जो भी शिकायतें से संबंधित है उनकी बात की जा रही है कि शिक्षक द्वारा कर्तव्य का पालन न करने पर क्या किया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व शिक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का जो पालन नहीं कर रहा है जो कर्तव्यों का, तो क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या किया जाएगा, उसको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षक की समस्याओं को निर्धारित विधि द्वारा दूर किया जाएगा। जो भी शिक्षक की समस्याएं हैं उनको क्या किया जाएगा, दूर भी किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रही है, धारा 24 कह रही है, आपकी धारा 24 कह रही है, ये होगी। तो धारा 23 के अंदर तो आपकी योग्यता, सेवा एवं शर्तें आ जाएगी, 23 के अंदर तो, और 24 के अंदर आ जाएगी आपकी जो आपके कर्तव्य हैं शिक्षक के, वो आ जाएंगे। तो पहले योग्य होना चाहिए, फिर तो कर्तव्य आएंगे ना। आप योग्य ही नहीं हो, फिर पहले कर्तव्य कैसे आ जाएंगे? तो 23 24 ये याद हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 25। अब आता है 23 में योग्यता, 24 में कर्तव्य, 25 में आपका अनुपात, यानी कितने बच्चों पर कितने शिक्षक, छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। अब बात करें हैं छात्र शिक्षक अनुपात की। प्राथमिक स्तर पर 30:1, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 और माध्यमिक स्तर पर 30:1। लेकिन अगर बात अपने इसकी की जा रही है तो ये ध्यान ज्यादा रखनी है। प्राथमिक 30:1, उच्च प्राथमिक 35:1, माध्यमिक स्तर पर 30:1। इसके अंदर ये तो आपको थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है कि कितना अनुपात होना चाहिए। अगर ये पूछ दिया जाए कितना अनुपात होना चाहिए तो ये आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा लोचा है, वो बताऊंगा आगे। इसके लिए आपको केवल क्लास आगे और देखनी पड़ेगी। ठीक है, बताऊंगा आगे क्या चीज है। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में निर्धारित नियम अनुसार रखा जाए। ये ध्यान रखना है। यानी कौन तय करेगा? समुचित सरकार तय करेगी कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक हैं, और उस अनुपात को क्या है, बनाए रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर धारा 26। धारा 26 से स्टार्ट कर दो खजाना। क्या स्टार्ट कर दो? खजाना स्टार्ट कर दो। खजाना स्टार्ट क्यों कर दो? अब मैं लिखता हूं यहां पे खजाना। अब क्यों कर दो वो देखते हैं पहले। ठीक है, शिक्षक में रिक्त पदों को भरा जाना। रिक्त यानी जो भी खाली पद हैं उनको क्या करना है, आपको भरना है। धारा 26 करिए। 25 तक याद हो गया आपको। 23 के अंदर योग्यता, 25 के अंदर 23 के अंदर योग्यता, 24 के अंदर कर्तव्य, 25 के अंदर अनुपात आ जाएगा, छात्र शिक्षक अनुपात। 26 जैसे 25 खत्म होता है, खजाना। खजाना कैसे? सबसे पहले शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना, यानी जो भी खाली पद हैं उनको क्या करना है, भरना है। किसके अनुसार? इस धारा में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? 10, यानी किसी भी विद्यालय के अंदर 10 शिक्षक होने अनिवार्य हैं, मतलब जरूरी है, हम 10 शिक्षक होने चाहिए आपके। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि 10 पद हैं टोटल, तो आपको कम से कम 9 शिक्षक तो वहां पर होने ही चाहिए। एक शिक्षक का पद खाली रह सकता है, लेकिन 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। 10% से अधिक आपके शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। तो पूरे पूरे कह सकते हैं कि 90% तो आपके पास शिक्षक होने चाहिए। जितने पद हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो रिक्त पदों को भरा जाना। 26 27 के अंदर है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। तो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, यानी जो भी शिक्षा से संबंधित नहीं है उन कार्यों के अंदर नहीं लगाना है। लेकिन
3 कार्यों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 कार्यों के अंदर तो फिर भी किया जा सकता है। जो गैर शैक्षणिक है, जो गैर शैक्षणिक है उनके अंदर लगाया जा सकता है। कि नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके अंदर बात की जा रही है जनगणना, आपदा राहत कार्य और चुनाव कार्य के अलावा और किसी में नियुक्त नहीं किया जाएगा। साहब जब आप जनगणना करवा रहे हो तो शिक्षकों की ड्यूटी लगा सकते हो। आपदा राहत कार्य जैसे आपका जो भी कोई महामारी आती है, जैसे कोविड-19 आई थी तो उस समय भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो आपदा राहत कार्य और चुनाव कार्यों के अंतर्गत भी किसकी ड्यूटी लगाई जाती है? शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। इनके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ये धारा कह रही है 27 कह रही है आपकी। फिर आती है धारा 28। धारा 28 कह रही है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराया जाएगा। यानी बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में तो पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चों को कह रहे हो कि आप घर पे आ जाओ और प्राइवेट ट्यूशन के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा, मैं तो घर पर ही पढ़ाऊंगा और आपकी फीस ली जाएगी। ऐसा किसी प्रकार का प्राइवेट ट्यूशन है नहीं करवाया जाएगा। अब बात कीजिए मैंने खजाने की, तो 26-25 खत्म होते खजाना, 25 खत्म होते 26-23-28 खजाने से की बात की जा रही है। तो ख से आ जाएगा कि खाली पद नहीं होनी चाहिए 10% से अधिक। जैसे जनगणना आदि के अंतर्गत जो भी कार्य हैं उनके अंदर ही लगाया जाएगा, इसके अलावा नहीं लगाया जाएगा। जनगणना, आपदा राहत कार्य और आपके चुनाव कार्य, इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर नहीं लगाया जाएगा। नए से यानी कि आप जो भी निजी ट्यूशन है उसके वो नहीं कर सकते, तो निजी ट्यूशन पर क्या है? रोक है। तो खजाने से संबंधित ये याद रख लेना, ठीक है। 28 धारा 28 आ गई, अध्याय 4 से संबंधित है ये सारी की सारी चीजें, जो धारा 12 से लेकर 28 तक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगी। अब बात आती है, सबको लगता है चीजें टफ है, लेकिन आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि अब जब आपकी अध्याय आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। कौन सा अध्याय आ रहा है? अध्याय 5। ये क्या कह रहा है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसे पूरा किया जाना, धारा 29-30। अब इसके अंदर 2 धाराएं हैं। जो भी पाठ्यक्रम है, अब पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसके अंदर भी 5 है वैसे तो, 1 2 3 4 5, मैं तो इससे अध्याय याद होंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि याद होंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रकार का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आपको। तो धारा किसमें? पाठ्यक्रम के अंदर बात की जाए तो पाठ्यक्रम के अंदर कितने? 5 आपके अक्षर हैं, तो पाठ्यक्रम तो धारा अध्याय 5 के अंदर आ जाएगा। धारा 29 और 30 इसके अंदर शामिल है। अध्याय धारा 29 के अंदर है पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 29 के अंदर है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो, बच्चे का संपूर्ण विकास हो, बच्चे में योग्यता व ज्ञान क्षमता का विकास हो, बच्चे की शारीरिक व मानसिक योग्यता का विकास हो। बस बात विकास की जा रही है बच्चे की, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। पाठ्यक्रम बनाते समय, उसका मूल्यांकन प्रक्रिया करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया है, तो पाठ्यक्रम बनाओ तब बच्चे में किस चीज के गुण विकसित किए जाने हैं वो बात की जाए तो संविधान में दिए गए मूल्य कौन कौन से उसके अनुरूप होने चाहिए पाठ्यक्रम, बच्चे का संपूर्ण विकास हो उससे, और बच्चे में योग्यता व ज्ञान क्षमता का भी क्या हो? विकास हो, और बच्चे की शारीरिक व मानसिक क्षमता का भी विकास हो। कुल मिलाकर बात की जा रही है कि बच्चे का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। उसी के अनुरूप आपका क्या बनाया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो धारा 29 कहती है। अब धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है, इससे पहले ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, आगे और देखो। पहले शिक्षक को माध्यम बच्चे सीखने का माध्यम बच्चे की मातृभाषा के अनुरूप हो। सीखने का माध्यम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? मातृभाषा के अनुरूप होना चाहिए। बात की जाए सीखने और समझने का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया के साथ हो, यानी कि सीखने और समझने की जो प्रक्रिया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो सीखने की प्रक्रिया के साथ ही क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है। राजस्थान में पाठ्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? RSCERT की है। RSCERT उदयपुर, आपको पता है। ठीक है, तो मातृभाषा के अनुरूप होना चाहिए। कुल मिलाकर बात की जा रही है बच्चे का विकास हो, चाहे मातृभाषा में हो, किसी प्रकार से हो, होना चाहिए। और मूल्यांकन भी होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी उसके साथ साथ जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो सीख रहा है बच्चा, उसी के साथ होनी चाहिए। फिर है धारा 30, परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र। परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र, बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक बोर्ड परीक्षा देना आवश्यक नहीं है। अब बात यह की जा रही है, लेकिन धारा 16 की उपधाराओं के अंदर जोड़ा गया है, 4 उपधाराएं जोड़ी गई है, उसके अंदर कक्षा 5 एवं 8 के अंदर बोर्ड परीक्षाएं शामिल कर दी गई है। लेकिन अब देखो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र से संबंधित है कि परीक्षा हो जाए, उसके बाद बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली जाए तो उसका आपको एक समापन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। फिर बात करते हैं
बालक शिक्षा पूरी करने पर बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन नोट लगाकर ये क्या लिखा है कि लेकिन राजस्थान में 5वीं एवं 8वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षा लागू कर दी गई। राजस्थान में क्या कर दी गई है, 5वीं और 8वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षा लागू कर दी गई है। वहां पर किसी प्रकार का ये नियम काम नहीं कर रहा है। तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक बोर्ड परीक्षा देना आवश्यक नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर ये लागू कर दिया गया। धारा उपधारा जो जोड़ी गई थी उसके तहत संशोधन राजस्थान सरकार ने कर दिया है, ठीक है। तो अध्याय 5 पाठ्यक्रम और उससे पूरा किया जाना से संबंधित है, जिसके अंदर धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और 30 के अंदर आप पूरी कर लो जो प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद आपको क्या देना है, प्रमाण पत्र देना है। 30 के अंदर प्रमाण पत्र देना है, 30 के अंदर क्या देना है, प्रमाण पत्र देना है। फिर बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 क्या कहता है? अध्याय 6 कहता है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का क्या किया जाना है, संरक्षण किया जाना है। और धारा 31 से 34 की बात की जा रही है। अब ये ध्यान रखना कि धाराएं इसके अंदर अध्याय 6 के अंदर 31 से 34 है, जिसके अंदर धारा 31 के अंदर क्या बात की जा रही है, ये बात ध्यान रखनी है कि बालकों के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना। शिक्षा के अधिकारों को क्या करना है, मॉनिटर करना है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण करना है, तो बालकों के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। अब बात की जा रही है कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार। अब धारा 3 इसकी नहीं है, ये धारा किसकी है, ये धारा है बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 है। ये कि धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन और धारा 17 के अनुसार राज्य स्तर पर आयोग का गठन किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तरीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो धारा 3 के तहत और राज्य स्तर पर धारा 17 के तहत किया जाएगा। ये बात की जा रही है इसके अंदर, ठीक है। ये आयोग निम्न कार्यों की पालना करेंगे। इस अधिनियम में बालक के अधिकारों की रक्षा हेतु किए गए उपायों का पुनः अवलोकन करना, यानी इनकी जांच की जानी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारों से संबंधित परिवादों की जांच करना। जो भी आपके परिवाद यानी कह सकते हैं कि जो भी शिकायतें हैं उनकी क्या करनी है, आपको जांच करनी है। जो भी आपके मामले हैं उनकी क्या करनी है, जांच करने का काम कौन करेगा, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, ठीक है। जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर धारा 3 के तहत होगा उसका गठन और धारा 17 के तहत राज्य स्तर पर उसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो बालक के अधिकारों की रक्षा हेतु के उपायों का पुनः अवलोकन करेगा यानी जांच करेगा, और परिवादों यानी जो भी मामले हैं शिक्षा अधिकार निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारों से संबंधित उन मामलों की क्या करेगा, जांच करने के काम करेगा। कौन करेगा, ये आयोग करेंगे जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होंगे। तो बालक के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना 31 के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर 31 के अंदर बालक के अधिकारों को क्या करना है, उनका मॉनिटर करना है। कौन करेगा, तो राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ जाएगी। 32 में देखो, 32 में शिकायतों का निवारण। 32 में शिकायतों का निवारण, इस धारा में बालकों की शिकायतों का निवारण करने का प्रावधान है। तो 31 में आपने तो आयोग बना लिया, तो 32 में आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी शिकायतों का निवारण करना पड़ेगा। शिकायत प्राप्त होने के बाद स्थानीय प्राधिकारी 3 माह में इसका निवारण करेगा। कौन करेगा, स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि जो पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद है, वो ये काम करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही है। धारा 31 आपको ये ध्यान रखना है। धारा 6 क्या है, बालक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अध्याय 6 बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। धारा 31 के अंदर आयोगों का गठन किया जाएगा। जिस धारा 3 जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके अंदर धारा 3 के अंतर्गत क्या है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर आयोग गठन किया जाएगा और धारा 17 के अंदर राज्य स्तर पर किया जाएगा। वो क्या करेंगे, आप वो जो भी समस्याएं हैं जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित, उनको क्या करेगा, उनकी जांच करेगा। और धारा 32 के अंदर क्या किया जाएगा, बालकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बालकों की शिकायत, जो भी बच्चे की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और शिकायत होगी तो शिकायत प्राप्त होने के बाद स्थानीय प्राधिकारी, जो भी आपकी पंचायत है, वहां पर नगर परिषद है, नगर पालिका है, वो क्या करेगी, 3 माह के भीतर इसका निवारण करेगा। अब धारा 33 वो तो आ गई थी, आपके जो आयोग था कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उनका नाम ये होगा। लेकिन अब ये है परिषद, ठीक है। अब है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। अब ये वो तो आयोग था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग था, वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब ये क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। ये सलाह देने वाली परिषद है। सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रीय, धारा 33 के अंदर राष्ट्रीय है, ठीक है।
केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, उस जिसके अंदर कुल सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे। और इस परिषद का कार्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव प्रदान करना है। क्या करना है, सुझाव प्रदान करना है। किसको करेगी, केंद्र सरकार को ही करेगी। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये अध्याय 6 के अंदर है और धारा 33 के अंदर। अध्याय 6 जो बाल अधिकारों संरक्षण से संबंधित है, जिसके अंदर धारा 33 है, जिसके अंदर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। धारा 33 के अंदर कुल सदस्य 15 होते हैं। जो भी सुझाव देने हैं वो क्या करेंगे, उस सुझाव के अंदर सरकार को प्रदान करने का काम करेगी। कौन करेगी, धारा 15, जिसके अंदर संशोधन किए जाने पर या कुछ भी उसको प्रभावी तरीके से लागू करना, ये सारी चीजें। अब धारा 33 तो आ गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। धारा 34 है राज्य सलाहकार परिषद। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। राज्य सरकार वहां पर केंद्र सरकार करेगी, यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। इसके अंदर कुल सदस्य 15 होते हैं और इसके अंदर भी कार्य के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने की के लिए राज्य सरकार को क्या करेगी, सुझाव प्रदान करेगी। बस इतनी सी बात है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, नई चीज बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये धारा 34 होगी। आपको ये ध्यान रखना है, अध्याय 6 के अंदर धारा 4 धाराएं हैं, 31, 32, 33, 34। 31, 32, 33, 34। ठीक है, फिर बात आती है धारा जो अध्याय 7 की। अध्याय 7 के अंदर जिसका नाम है प्रकीर्ण, यानी जिसके अंदर अन्य प्रमुख बातें इसके अंदर आ जाती है, जो धारा 35 से लेकर 38 शामिल है। इसके अंदर मूल की बात की जाए तो, वर्तमान की बात की जाए तो 35 से 39 हो जाएगी, क्योंकि अन्य प्रमुख बातें जो इसके बाद में जो भी धाराएं बचती है वो सारी शामिल हो जाएगी। ठीक है, प्रकीर्ण अन्य प्रमुख बातें। अब है धारा 35 के अंदर निर्देश जारी करने की शक्ति। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार राज्य सरकारों व स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश जारी करती है। क्या करती है, निर्देश जारी करने की शक्ति है। किसको है, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार किसको करती है, राज्य सरकारों व स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी व विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश जारी कर सकती है। स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश जारी कर सकती है। यानी कि बात की जा रही है निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 के अंदर है। अन्य प्रमुख बातों के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले निर्देश जारी करना है। निर्देश जारी किस किस को कर सकती है, जो भी आपकी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को निर्देश जारी कर सकती है। बात करें राज्य सरकार तो राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी और आपकी जो एसएमसी है उसको निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी है वो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को निर्देश जारी कर सकती है, यानी कि जो ऊपर वाला नीचे को निर्देश जारी कर सकता है। बस इतनी सी बात है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। प्रकीर्ण अन्य प्रमुख बातें आते ही निर्देश जारी करना है। क्या करना है, निर्देश जारी करना है धारा 35 के तहत। फिर देखो, फिर है अभियोजन से पूर्व मंजूरी। अभियोजन से पूर्व मंजूरी धारा 36। अभियोजन से पूर्व मंजूरी धारा 13, धारा 18, धारा 19 के दंडनीय अपराधों हेतु कार्यवाही करने से पहले सरकार द्वारा तय सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। धारा 13, धारा 18 व धारा 19 के दंडनीय अपराधों हेतु कार्यवाही करने से पहले सरकार द्वारा तय सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। धारा 13 के अंदर क्या था, धारा 18 के अंदर क्या था, धारा 19 के दंडनीय अपराधों हेतु कार्रवाई करने से पहले सरकार द्वारा तय सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। तो अनुमति लेनी है, आप सेल पहले इस क्या नहीं कर सकते। आप जो भी धारा के 13 के अंदर क्या है, जो परीक्षा शुल्क वगैरह सारी चीजें हैं। धारा 18 के अंदर आपको पता मान्यता प्राप्त से संबंधित है। 19 में मानव और मानक से संबंधित है। जिसके अंदर भी जो भी चीजें हैं उससे पहले आप उसको दंडनीय अपराध दे रहे हो, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सक्षम अधिकारी जो तय है किसके द्वारा, सरकार द्वारा, उससे अनुमति लेना आवश्यक है। कि आप 36 का आंकड़ा ऐसे ही नहीं कर सकते। 36 के आंकड़े करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी से नियुक्ति लेनी पड़ेगी। 36 का आंकड़ा मतलब आपको जो भी कार्रवाई की जा रही है, दंडनीय अपराध की बात की जा रही है, ये कह रहा हूं। ठीक है, जो धारा 13, 18 और 19 के तहत जो भी है आपकी, ठीक है, ये हो जाएगी। धारा 13 के अंदर जो आपकी कौन सी है, आपको पता है, फीस व शुल्क परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 18 के अंदर आपकी जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनकी बात की जा रही है। 19 के अंदर मानव मानक है, यानी कि उनके अंदर आप कुछ अपराध करते हो तो उन अपराधों के अंदर आप जब कार्रवाई कर रहे हो तो उससे पहले सरकार द्वारा एक सक्षम अधिकारी तय किया गया है, उससे अनुमति ले लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी 36 का आंकड़ा करने से पहले क्या लेनी है, अनुमति लेनी है। फिर धारा 37, 36 का आंकड़ा तो हो गया। 36 के आंकड़े के बाद आपको सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन
समिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्ण किए गए किसी कार्य हेतु इनके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा। अब धारा 37 यही कह रही है कि सद्भावनापूर्ण अगर कार्य किया गया है या अगर आपकी सोच सद्भावनापूर्ण कार्य करने की थी, उसके खिलाफ आप न्यायालय के अंदर क्या नहीं कर सकते, वाद दायर नहीं कर सकते। ये धारा 37 कहती है। धारा 37 के आंकड़े के बाद सद्भावना ही आती है, तो धारा 37 के अंदर सद्भावना बात आ गई। ठीक है, फिर है ये, ठीक है, समझ में आ गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्ण किए गए किसी कार्य हेतु इनके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा। आप किसी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते हो, यही बात की जा रही है। फिर देखो धारा 38। धारा 38 क्या कहती है कि समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। ये आपको पता होगा, सबको पता है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो आपकी धारा 38 में समुचित सरकार को है। और राज्य सरकार भी इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। जैसे राजस्थान सरकार ने भी बनाया था। क्या बनाया था कि राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, जो राजस्थान ने क्या बनाया था 2009, जो आरटी एक्ट 2009 है, उसके तहत 2011 में क्या बनाया था, आपका नियम बनाया था जिसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। तो धारा 38 क्या कहती है, जो समुचित सरकार है यानी राज्य सरकारें हैं, वो क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। फिर है धारा 39। धारा 39 कहती है कि केंद्र सरकार को कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार। कि कठिनाइयों को दूर करने का काम कौन करेगी, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। कि 2012 में इस अधिनियम में संशोधन करके धारा 39 को जोड़ा गया। बस ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि 2012 में क्या किया गया, धारा 39 को जोड़ा गया। धारा 39 को जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, कि इस अधिनियम के उपबंधों को, ये देख लेना, कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार है। यहां पर तो क्या करना है, नियम बनाने की शक्ति है समुचित सरकार को, जैसे राज्य सरकार बनाती है। अब धारा 39 के अंदर जोड़ी गई चीजें हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार क्या करती है, कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार इनको प्राप्त है। इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई, यानी इस अधिनियम के जो भी उपबंध है उसको अगर किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों में से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए अत्यावश्यक प्रतीत हो। यानी कि जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है, तो उसके तहत आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, कठिनाई को दूर कर सकते हो। तो ये उपबंध किया गया है आपका धारा 39 के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से आप राजपत्र में प्रकाशित करके उस चीज को दूर कर सकते हो, किसको, कठिनाइयों। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकती है जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यानी कि जो भी कठिनाइयां उसको है, उसको क्या कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हो। बस इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। धारा 39 आपकी हो गई है। अब आगे देखो, अब एक धारा 7, जो अध्याय 7 है, प्रकरण अन्य प्रमुख बातें हैं। अन्य प्रमुख बातों के अंदर 35, 36, 37, 38, 39 आ गई। 35 के अंदर क्या था, आपकी जो 35 के अंदर आपको पता है निर्देश जारी करने के सबसे पहले निर्देश जारी करना। 36 के अंदर आंकड़ा है, आप अगर किसी व्यक्ति को दंड देते हो तो उससे पहले आपको एक सक्षम अधिकारी से पूछ लेना। अब 36 के आंकड़े के बाद सद्भावनापूर्ण कार्रवाई के अंदर आप 37 के अंदर बात की जाए तो आप सद्भावनापूर्ण कार्य के लिए आप मतलब किसी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते। 38 के अंदर आप नियम बना सकते हो जैसे राजस्थान सरकार ने बनाया था। 39 के अंदर आप केंद्र सरकार क्या करती है, कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार रखती है। फिर बात आती है विद्यालय हेतु मानव मानक। विद्यालय हेतु मानव मानक, विद्यालय हेतु मानव मानक धारा 25 व 19 के अंतर्गत जो भी मानव मानक आते हैं वो बात की जा रही है। 25 के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात है, 19 के अंदर जो भी मानव मानक है विद्यालयों से संबंधित उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले अध्यापकों की संख्या कक्षा 1 से 5, छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या। अनुपात लिखा गया है 30:1, 30:1। अब ये बात ध्यान रखना, अगर आ जाए कि बच्चे कितने हो, बच्चा चाहे एक ही हो या कह सकते हैं बच्चे अगर 30 हो। अब यहां पे छात्रों की संख्या कितनी लिखी गई है, 60, यहां पर 2। यहां पर ये बात ध्यान रखना, यहां पर 30 और 1 कहीं पर नहीं लिखा है, 30:1 जरूर लिखा है। छात्रों की संख्या अगर यहां पर 30 ही है, चाहे 25 है, चाहे 20 है, कितनी है, कम, कितनी कम हो, तो वहां पर आपको 2 शिक्षक रखने अनिवार्य हैं। अगर ऐसा आ जाए कि कक्षा 1 से 5 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के अंदर टोटल 25 बच्चे हैं,
तो कितने अध्यापक होने आवश्यक हैं? तो 2 अध्यापक होने आवश्यक हैं। तो क्योंकि यहां पर छात्रों की संख्या 60 तक, अगर 60 तक बच्चे हैं ना, तो वहां पर 2 शिक्षक क्या है, अनिवार्य हैं। अनुपात दिया गया है, वो तो अनुपात क्योंकि नीचे बाद में अनुपात चल रहा है ना, 61 से 90 होंगे तो 3, तो यहां पे तो अनुपात चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पे अनुपात चल रहा है, अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों तक 2 अध्यापक होने आवश्यक हैं। 60 से 61 होते ही क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे अध्यापक। 60 से 61 होते ही 3 हो जाएंगे, लेकिन 60 तक 2 अध्यापक रहेंगे। अनुपात की बात अलग है और यहां पर रियलिटी बात अलग है। मतलब अनुपात तो होगा, अनुपात तो आगे भी काम कर रहा है, लेकिन यहां पे 60 से पहले अनुपात काम नहीं करेगा, वहां पर 2 शिक्षक अनिवार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 बच्चे होने पर ध्यान रख लेना चीज का। कुछ को लगेगा कि ये चीज गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप देख लेना यहां पर 30 और 1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 30 तक बच्चे अध्यापक 1 नहीं 2 अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य 2 ही होते हैं। वो अनुपात में के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि अगर 60 बच्चे तक हो जाए तो 2 तक चलेगा। कहने का अर्थ यही है, अनुपात का अर्थ यही है कि अगर 60 तक बच्चे हैं तो 2 तक चलेगा। 60 से 61 होते ही 3 आपके अध्यापक लगाने पड़ेंगे, तो 61 से 90 3 हो जाएंगे, 91 से 120 4 हो जाएंगे। अब 121 से 200 तक 5। अब ये बात क्यों होगी, अगर 150 हो गया यहां पे तो 150 पर ही हो जाता है 5 तो। लेकिन बात की जा रही है कि जब 150 से अधिक होते ही क्या हो जाएगा, आपका अनुपात 40 अनुपात, कह सकते हैं कि 150 होने पर क्या हो जाएगा आपका, 150 होने पर आपका 5 अध्यापक हो जाएंगे और 1 प्रधान अध्यापक आ जाएगा, यानी प्रधानाध्यापक आ जाएगा एक। 150 होने पर प्रधानाध्यापक आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और ये 200 तक चलेगा, कितने तक चलेगा, 200 तक। यानी कि 121 से 200 तक अध्यापकों की संख्या तो 5 रहेगी, लेकिन 150 से अधिक छात्र होने पर क्या हो जाएगा, 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक आ जाएगा। 150 से अधिक होने पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, और नोट छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। तो छात्र शिक्षक अनुपात कितने होने पर, 40:1, 200 से अधिक होने पर, 200 से अधिक होने पर। जब छात्र 200 से अधिक हो जाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, आपका 40:1 हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 150 पर ही हो जाता है, 150 से ऊपर होने पर आपका अनुपात वो क्या हो जाएगा, वो इतना ही चलेगा, मतलब 5 के 5 शिक्षक रहेंगे। लेकिन 150 से ऊपर होते ही आपका प्रधानाध्यापक आ जाएगा और 200 तक यही क्रम चलेगा। 200 से ऊपर होते ही आपका 40:1 हो जाएगा, 201 होते ही आपका 1 शिक्षक और बढ़ जाएगा। बस इतने सा बात है, ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे देखो, आगे है कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 प्रति कक्षा के लिए 1 अध्यापक कम से कम इस प्रकार होगा। यानी कि आपका विद्यालय कक्षा 6 से 8 है तो वहां पर ये 3 शिक्षक होने अनिवार्य हैं, एक सामाजिक अध्ययन का, एक विज्ञान एवं गणित का और एक भाषा संबंधी शिक्षक होना अनिवार्य है। यानी 3 शिक्षक, तो आपके पास कितने भी विद्यार्थी हों, आपका अनुपात 35 अनुपात जरूर दिया होता है, लेकिन वो अनुपात कब काम करता है वो भी बताऊंगा। लेकिन आपके पास ये 3 कितने भी आपके कह सकते हैं विद्यार्थी हों, ये 3 अध्यापक होने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि 6 से 8 पर आपके क्या हो, 35 ही विद्यार्थी हो, 35 से कम ही हो और आपका एक टीचर है, कि चाहे आपका सामाजिक अध्ययन का एक टीचर लगा दिया, काम चल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके 3 टीचर्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। ये 35 अनुपात का काम कब करेगा, प्रत्येक 35 छात्रों पर कम से कम 1 अध्यापक होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन ये काम कब करेगा, ये बात देखते हैं कि छात्रों की संख्या 100 से अधिक होने पर। 3 तो है, 3 तो है, बात करें तो अब तो 3 है, 105 तक तो चलेगा, 3 तक कि 105 शिक्षक हो जाएं। लेकिन ये बात क्या करता है कि अगर आपके 100 से ऊपर हैं तो आपको एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी हो जाएगा। जैसी संख्या 100 हुई, 100 से ऊपर होते ही आपका एक प्रधान अध्यापक आ जाएगा साथ के अंदर। यानी कि 3 तो पहले थे प्लस एक और जुड़ गया, तो संख्या तो 105 हुई नहीं, उससे पहले क्या हो गए, 4 हो गए आपके। 105 संख्या हुई नहीं, उससे पहले क्या हो गए, 4 हो गए। तो वो 3 तो जरूरी है चाहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो, और 100 से अधिक होने पर आपकी क्या हो जाएगी, एक प्रधानाध्यापक आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब अंशकालिक शिक्षक जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव और कला शिक्षक, ये हो भी चाहे न भी हो, कोई जरूरी नहीं है, इनका अनुपात में वैसे स्थान नहीं दिया जाएगा, ये अंशकालिक शिक्षक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आ जाए कि 120
कितने छात्र हैं? 6 से 8 के अंदर। तो कितने टीचर्स होने चाहिए टोटल? कुल शिक्षक कितने होंगे? तो आपको यह ध्यान रखना, 3 तो वो अनिवार्य हैं। 100 से ऊपर हो गया, एक प्रधान अध्यापक आ गया। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए ना, एक प्रधान अध्यापक आ चुका है, 4 हो गए। अब ये प्रधान अध्यापक है, ध्यान रखना, ये शिक्षक उस श्रेणी में नहीं आएगा, ये प्रधान अध्यापक की श्रेणी में आएगा। 3 हो गए प्लस 1 हो गया, प्लस 1 120 है, तो 35 अनुपात करेंगे तो 105 पर 3 होगा, तो यहां पर तो 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, यानी 120 105 से ऊपर है। वैसे तो देखा जाए तो 135 140 की संख्या तक हो सकता है, लेकिन 105 से ऊपर चला गया तो एक शिक्षक और आ जाएगा, तो एक शिक्षक और आ जाएगा, यानी कि टोटल 5 शिक्षक हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रख लेना, फिर गलती हो सकती है। 3 तो जरूरी है, 105 से ऊपर होते ही आपके क्या हो जाएंगे, एक शिक्षक और जुड़, 105 के ऊपर होते ही आपका 35:1 वाला काम नियम काम करने लग जाएगा। 105 के ऊपर होने के बाद 35:1 वाला नियम काम करेगा, तो 106 की संख्या होते ही आपका एक अध्यापक तो और आ जाएगा, लेकिन 100 अध्यापक पूर्ण होने पर एक आपका प्रधान अध्यापक भी होगा, तो 3 1 और 1 5 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ध्यान में आ गई होगी बात, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो फिर दोबारा इस चीज को दोबारा देख लेना, रिपीट देख लेना, आपको दिमाग में आ जाएगी चीज। ठीक है, भवन, प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष तथा एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष। ठीक है, कि प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष होना चाहिए। कक्षा कक्ष मतलब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यक्ष, मतलब एक कार्यालय होना चाहिए जिसके अंदर प्रधानाध्यापक कक्ष भी बोल सकते हैं, उसको सह भंडार भी बोल सकते हैं। ठीक है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होने चाहिए, यानी कि रास्ते क्या होने चाहिए आपके, साफ सुथरे होने चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए, पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, यानी कि पोषाहार हेतु रसोई घर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और विद्यालय की 4 दीवारी भी साथ साथ के अंदर होनी चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये भवन की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं पुस्तकालय। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा। प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें, कविता कहानियों की पुस्तकें होंगी, समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। तो सभी विषयों की पुस्तकें होंगी सभी कक्षाओं की, और कविता कहानियों की पुस्तकें और समाचार पत्र पत्रिकाएं होंगी, ये हो गई। खेल सामग्री प्रत्येक कक्षा को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। खेल सामग्री यानी बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों के मतलब जो उम्र के हिसाब से उनके क्या होनी चाहिए, खेल सामग्री भी होनी चाहिए। अध्यापन शिक्षण उपकरण प्रत्येक कक्षा को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे, अध्यापन शिक्षण उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं आगे कि एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। कक्षा 1 से 5 आपको पता होगा, कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 बात की जाए तो 200 है, और कक्षा 6 से 8 की जाए तो 220 दिन है प्रति वर्ष। ठीक है, और शिक्षण घंटे कक्षा 1 से 5 बात की जाए तो 800 घंटे प्रति वर्ष है, और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 1000 घंटे प्रति वर्ष है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, वहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको होना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। फिर शिक्षकों है तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे, जिसके अंदर तैयारी घंटे भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आपको 45 घंटे जिसके अंदर क्या होते हैं, तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं, वो चीजें हैं। केवल आपको मतलब ऑप्शन के अंदर ये आ जाए कि 45 घंटे और एक साथ में लिखा हुआ कि 45 घंटे जिसके अंदर तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं, तो तैयारी घंटे वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये हो गया शैक्षणिक आरटी एक्ट 2009 एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर भी देना है साथ साथ के अंदर। ठीक है, फिर देखो कि निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। इसका खंड सही नहीं है, यानी कि असत्य बताना है। इसका खंड 26 यानी धारा 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। आपको मैंने बताया था खजाना बताया था ना, 25 के बाद खजाना, 25 के बाद खजाना, तो रिक्तियों यानी खाली पदों को भरने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंध करता है, तो 26 27 28, तो निजी जो ट्यूशन है वो नहीं पढ़ाना, यानी निजी तंत्र को क्या करता है, प्रतिबंध करता है, ये बात भी सही है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया, और अध्याय 3 तो हमने सरकार
स्थानीय प्राधिकारी और आपके माता पिता के कर्तव्य से संबंधित पढ़ा था। तो धारा ये जो अध्याय 5 से संबंधित है, किससे संबंधित है? 5 से संबंधित। न्याय की धारा जो अध्याय 3 से संबंधित। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, अध्याय 6, 5 4 नहीं 6, अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। 4 तो आपका विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, एसएससी लिखना है, एसएमसी होगा ये, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। तो सदस्य सचिव कौन होता है आपको पता है? आपका प्रधानाध्यापक और संस्था प्रधान, जिसको संस्था प्रधान भी बोलते हैं। फिर है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? बिल्कुल सही बात है, आपको पता है, जिसके अंदर भाग 16 के अंदर उपधारा जोड़ी गई थी। कितनी जोड़ी गई थी? तो 4 उपधारा जोड़ी गई थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्याय 4 सबसे बड़ा और है जो उत्तरदायित्व से संबंधित है, और उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है तो विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? ये माता पिता से संबंधित पूछा रहा है। मैंने सबसे पहला कि धारा 8 किसके हैं? ठाट किसके हैं? सरकार के, तो समुचित सरकार के कर्तव्य है। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। और धारा आपको 10 माता पिता के कर्तव्य। किसके? माता पिता के कर्तव्य। तो माता पिता कर्तव्य किस में आ जाएंगे? धारा 10 में आ जाएंगे। तो आपको सीधा मतलब कुछ लिंक आपको बिठाना है, कुछ कड़ी आपको जोड़ते हुए चलनी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 6 से 14 साल के आयु समूह की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा के उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो मैंने बताया था राष्ट्रीय सलाहकार समिति नहीं होगा, राज्य सलाहकार समिति नहीं होगा, ये होगा राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसके अंदर मैंने बताया कि धारा 3 के अंदर जो आपकी जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की जो धारा 3 है उसके अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा, और धारा 17 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। यही क्या करेगा? आपकी जांच से करेगा। ठीक है, ये चीजें। फिर है राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति की नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य जो नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा कार्य है जो विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं करता। विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना, यानी कार्यों को मॉनिटर करने का काम कौन करेगा? तो बिल्कुल करेगा, मॉनिटर करता है। अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, बिल्कुल विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो कर्तव्यों से संबंधित बात आती है। धारा 24 के अंदर मैंने बताया था 23 के अंदर योग्यता, 24 के अंदर कर्तव्य, 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात आ जाएगा। तो ये भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? आपकी एसएमसी करती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करने का काम तो करता है, लेकिन अनुदान को जारी करने का काम ये नहीं करता। अनुदान को जारी करने का काम तो सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आरटी अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे हैं। प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे हैं। तो कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो आपके 1000 घंटे हो जाएंगे। 1 से 5 की बात की जाती तो कितने हो जाते हैं? आपके 800 घंटे हो जाते हैं। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये आपकी क्लास क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। थोड़ा टाइम लगा है,
लंबी क्लास है क्योंकि आरटी एक्ट अपना पूर्ण हो गया है, और अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगी, ये चीजें सारी याद हो जाएगी। क्लास देखनी है, देखिए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार देख ली इस क्लास को, फिर क्या करना है आपको, एक बार इसको रीडिंग लगानी है। रीडिंग के अलावा कुछ नहीं करना है, आप उसके बाद में बंद करके छोड़ देना, आपको परीक्षा तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अपनी मैनेजमेंट वाली क्लास जो 17 क्लासें हुई थी उसके अंदर आपकी पूरी हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर बता देना, प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान भी निकालें। तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए शुक्रिया। आपने क्लास देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।